वेलकम दोस्तों। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा विधि परामर्श समिति दैट इज लीगल गाइडेंस कमेटी की ओर से मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। मैं एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको जो भी मेरे पास 35 साल का जो एक्सपीरियंस है लीगल फील्ड का, छोटे कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का, वो मेरे थोड़े से एक्सपीरियंस में से जो भी मुझे ठीक लगेगा वो लीगल गाइडेंस आपको जरूर करूंगा। ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये आगे यूट्यूब पे भी आने वाला है, इसलिए आपका मैटर अगर सेंसिटिव है, जो ओपनली नहीं आना चाहिए सबके सामने नाम के साथ वगैरह, तो आप आपका कैमरा ओपन नहीं करेंगे तो भी चलेगा और आप आपका नाम नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। और आप बताते समय आपका फ्रेंड का या ऐसा किसी दूसरे का ऐसा बता के भी बात कर सकता है, लेकिन जिनका कोई सेंसिटिव मैटर नहीं है वो सीधी बात कर सकते हैं, अपना नाम भी बता सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड में रहेगा और यूट्यूब पे गाइडेंस के लिए भी लोगों को काम आएगा। सेम टाइप का किसी का अगर क्वेरी है तो उनको ये गाइडेंस मिलेगा। मैं महेश बैंक का चेक चेक कहीं मार नाम को क्या का नाम को चेक महेश बैंक का ना क्या का नाम को चेक का कहीं आपका ना भारत का नहीं ना तो चेक बुक का लक्ष्य दिया उसी ना था ना पूरी एक मुझे कंपलसरी सबको बंद पर करना पड़ा क्योंकि बीच में माइक खोल देते हैं और ऐसा डिस्टरबेंसेस आता है। तो अभी मुझे ये बताइए कि अभी सवाल ये है, हैंड रेज कीजिए आपका। 1 मिनट, मैं मेरे पास जो नाम आए हुए हैं वो नाम के अनुसार लेता हूं। बैंक गुरु काबरा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। बैंक गुरु काबरा, आप खुद को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। पंकज मनियार, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। बाकी सबको बोलूंगा जब आपको बात करना है तभी अनम्यूट करके बात कीजिए। पंकज मनियार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हो? बस फाइन फाइन, आप कैसे हो बताइए। बस सूरत में बढ़िया। भारतीय का मीटिंग का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें ही मैंने थोड़ा टाइम निकाल के प्रोग्राम ले रहा हूँ। ओके। बताइए आपका क्या ग्रीवेंस है, क्या क्या बताना है। आपको तो पता है ये जो सियागढ़ का इश्यू चल रहा है और जो टीचिंग लाइन में अभी क्या हो रहा है, हाँ ये कमीशन इम्प्लीमेंटेशन। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये पूरा बड़ा इश्यू हुआ है। हम्म। इसके लिए अपन कॉमन प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्योंकि सेवंथ पे कमीशन का सब कुछ तो रेडी हो गया है, 2016 से ही हो गया है। तो भी हाँ उसको इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है आप लोगों का सबका। हाँ तो इसके लिए आपको प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए पहले सरकार को। ओके, आपके आपके जो कॉलेज है या जो भी आपके इंस्टीट्यूट है उनके थ्रू एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए सब एम्प्लॉय का, कि ऐसा ऐसा सेवंथ पे कमीशन जल्दी से जल्दी एप्लीकेबल किया जाए। ओके, और जिस दिन से रिकमेंडेड है उस दिन से आपको डिफरेंस भी मिले करके। अगर वो रिप्रेजेंटेशन को नहीं मानते हैं तो फिर आप हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो सब कुछ तय हुआ है तो फिर उन्होंने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हाई कोर्ट के बाद अगर इफ यू आर अनसेटिस्फाइड ऑन द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट देन यू कैन कम टू माय कोर्ट। मेरा कोर्ट है मजबूत बैठा हुआ भारत में, सुप्रीम कोर्ट, जो फिर ये है। तो खाली उसका जो रूल्स रेगुलेशंस है ये प्रॉपर चाहिए,
इसके अनुसार आपको पहले रिप्रेजेंटेशन आपके डिपार्टमेंट के थ्रू आपको वो रिप्रेजेंटेशन सरकार को देना है, और बाद में फिर आपको अभी आपको पेमेंट कौन देती है वो देखिए। स्टेट गवर्नमेंट देती है तो स्टेट गवर्नमेंट को आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, साथ में साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पेमेंट आते हैं, तो यू हैव टू गिव द रिप्रेजेंटेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर नहीं मानती है या जवाब नहीं देती है, ऐसा कुछ होता है, तो उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा हाई कोर्ट के बाद आते ही तो ही ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में तभी आना जब नेशनल इंपॉर्टेंस कोई प्रोग्राम मैटर हो, या सभी अलग अलग राज्य का लोगों का सेम ग्रीवेंस हो, या लेबर बाउंडेड मैटर हो, तो ऐसे अवस्था में आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इवोक कर सकते हैं। अदरवाइज हाई कोर्ट को ज्यादा पावर है रिट पिटीशन के बारे में। आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एंड आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दोनों आर्टिकल थ्रू लीगल राइट प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों हाई कोर्ट कवर करता है। इसलिए कभी भी रिट पिटीशन में जाना है तो हाई कोर्ट के थ्रू ही जाना है, तो आपका काम जल्दी की जल्दी हो, ऐसे मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मेरा सवाल अलग है। हाँ ऑलरेडी ये प्रोसेस में हम जा चुके हैं, हम ये प्रोसेस में पिछले 8-10 साल से है। ओके। बट ये द मैनेजमेंट हमको, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पैसा देता नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उनको ही देना है। हाँ मेरा ये सवाल था, कैन वी डू द PIL? ये यस, पूरे इसका मसला अलग है। वही बताया मैंने आपको। जो आपको पेमेंट देना है उसको रिप्रेजेंटेशन देना है। अगर पेमेंट आपको स्टेट गवर्नमेंट देती है तो स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और पेमेंट गवर्नमेंट से नहीं आता है, और पेमेंट अगर आपको आपके इंस्टीट्यूट देता है, तो यू हैव टू गिव द रिप्रेजेंटेशन टू इंस्टीट्यूट फर्स्ट, और इंस्टीट्यूट नहीं मानती है तो सीधा हाई कोर्ट में इसका रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। ऑलरेडी है, रिट है। रिट है ना, तो फिर इसको स्पीड अप कीजिए। नहीं, मैनेजमेंट क्या करते हैं, दे आर जस्ट टाइम किलिंग। सुप्रीम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट बैक टू हाई कोर्ट, ऐसा हमारा सब चल रहा है अभी। अच्छा। तो इसमें अलग कोई ऐसा PIL एक हो सकता है क्या? ये जो अगर मसला कितने साल से चल रहा है आपका ये मसला? 2018 से। हाँ, तो ये तो नया मसला है। हाई कोर्ट में जब मैटर पेंडिंग रहता है तो PIL नहीं बनती है। ओके। हाँ, हाई कोर्ट का फाइनल होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा। ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, गोपाल पलोड़, आपको अनम्यूट कर लीजिए खुद को और बात कीजिए। नेक्स्ट, महावीर राठी, आपको खुद को अनम्यूट कर लीजिए, बात कीजिए महावीर जी। नमस्कार सर, महावीर जयपुर से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बोलिए महावीर। सर, मेरा एक पैतृक संपत्ति का मामला है। मेरे पिताजी का खुद का अर्निंग से लिया हुआ एक घर था। हाँ। उसको मेरे भांजे ने एक कोई पिताजी की विल लगा के मेरी मदर को मालिक बताया, और उसमें परिवार को दिखाने के लिए आगे मेरा भी नाम लिख दिया और मेरे पुत्र का भी नाम लिख दिया। तो उसमें ये लैंग्वेज लिखी हुई है कि पिताजी ये कह रहे हैं कि भाई मैं जीऊं तब तक सब कुछ मेरा है। मेरे जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो मेरी पत्नी मालिक होगी। और पत्नी के नहीं रहने की स्थिति में प्लीज बाकी लोग प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मीटिंग चालू है। चलो उधर ही चल रही है ना मीटिंग। ये डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते हैं। महावीर जी वापस अनम्यूट कर लीजिए। हाँ महावीर जी बात कीजिए। हाँ, तो पिताजी ने लिखा जब तक जीऊं तब तक मेरा है, मतलब वो कह रहे हैं ऐसा विल में, विल उनकी है या नहीं ये एक अलग सवाल है। हाँ।
और फिर मेरे 100 साल पूरे होने पर मेरी पत्नी मंजू राठी मालिक होगी मेरी चल संपत्ति की, और वो अगर नहीं होती हैं दुनिया में, तो जो सब कुछ उनको मिलना था वो मेरे पुत्र को मिले, मतलब मुझे मिले, महावीर राठी को, और महावीर राठी के नहीं रहने की स्थिति में उसके पुत्रों का। ठीक है सर। ये 2 पेज की सादे कागज पे टाइप की हुई विल उसने लगाई। हाँ हाँ। और उस विल के दोनों कागज पे पिताजी के अलग अलग सिग्नेचर हैं। हाँ, सिमिलर नहीं है। हाँ हाँ, दोनों सिग्नेचर सिमिलर नहीं है, और ना वो रजिस्टर्ड है, ना ही पिताजी के अंगूठे के निशान है। हाँ हाँ हाँ। तो पहला, क्या वो विल मान्य है जिसमें सिग्नेचर अलग अलग हैं? क्योंकि वो टाइप की हुई है, हस्तलिखित नहीं है। नहीं, अभी आपको ये जो विल है, ये हाँ। विल आपको आपके फेवर में है या आपके अपोज में है? नहीं, जो भाषा थी उसकी मैंने आपको बताई ना सर। नहीं, ठीक है। क्या लीगल गाइडेंस 2 टाइप के होते हैं। एक तो जी आपको सर। आपके फेवर में चाहिए तो वैसा मुझे बात करना पड़ेगा, आपको अपोज में करना चाहिए तो वैसा लीगल गाइडेंस करना। नहीं, मेरी सिस्टर और मेरे भांजे ने क्या किया कि चूंकि मेरी माँ अभी जिंदा है तो मालिक वो है हाँ उस विल की भाषा के अनुसार। हाँ। तो मेरी माँ से मेरे भांजे ने अपने नाम गिफ्ट करा लिया समझ सब समझ कुछ। गया, मैं समझ गया आपका और आपका वो इशू। रजिस्टर्ड गिफ्ट से खुद के नाम पट्टा करा के घर बेच दिया। हाँ 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 हाँ। तो तो अभी इसमें सवाल, आपने लीगल क्या एक्शन लिया है? अभी क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है मैटर आपका? सर मैंने नगर निगम से जब पट्टा जारी हुआ और वो हाँ। घर बेचने के लिए निकला, तो कुछ हम्म। ब्रोकर के थ्रू मेरे पास कागज आए, जो जान पहचान के ब्रोकर थे जोधपुर में। मैं नोएडा में रहता था तब। हाँ हाँ तो उनके जब कागज आए तो मैंने कहा भाई ये विल कहाँ से आई? इस विल में तो सिग्नेचर ही अलग अलग है पिताजी के। हाँ 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 वो विल कभी किसी के सामने आई नहीं। हाँ हाँ हाँ। पिताजी का देहांत हुआ 2014 में, और वो विल बता रहे हैं 2008 की। हाँ हाँ हाँ। जबकि फादर ना लिख सकते थे ना बोल सकते थे, क्योंकि वो पैरालिटिक पेशेंट थे, सिर्फ उठ नहीं, बैठ सकते थे। अगर आपको ये बिल मंजूर नहीं है तो इसको हाँ। चैलेंज करना है। ओके, तो आप ओके। सिविल कोर्ट में ये बिल को चैलेंज कर सकते हैं और इसको कैंसिल करवा सकते हैं, जी कैंसिल डिक्लेयर। मेरा हाँ। जी जी मेरा प्रश्न ये है कि क्या सिग्नेचर सिमिलर होना जरूरी है जिस बंदे ने विल लिखी है? यस, सिग्नेचर सिमिलर होना जरूरी है, लेकिन एक ही आदमी अगर 2 अलग अलग सिग्नेचर करते हैं तो जी। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट उसको क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट के ओके। सामने होना चाहिए और कोर्ट के ऑर्डर के साथ होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर ओके। पे अगर आ गया ना तो फिर ये परमानेंट रहेगा। सर ओके। सुमन नंबर जी, 2। एक सेकंड बात करूं। जी। हाँ देखिए, और एक रास्ता है। हाँ जी। हाँ हाँ जिनके पास विल है वो प्रोबेट दाखिल कर सकते हैं, तो हाँ। वहां पर भी आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं बोलना। यस यस यस। हाँ। हमारे जो कमेटी कैसे सर? मेंबर हैं उन्होंने भी आपको गाइड किया है, तो वो हिसाब से भी आप जा सकते हैं। नहीं, विल तो मेरे पास है ही नहीं। विल तो अब वो उसने मकान ही बेच दिया ना सर, तो नगर निगम के साथ कागज में लग गई। हाँ हाँ। तो मैंने वहां से कॉपी ली, मुझे पता चला। तो मैंने हाँ हाँ। नगर निगम में आपत्ति दाखिल की कि भाई आपने ये कागज जांचे ही नहीं और इसको पट्टा जारी कर दिया। शिविर में जो शिविर लगता है उसमें पट्टा जारी हो गया। तो उन्होंने 2 बार हियरिंग की, मुझे बुलाया, मैं गया, लेकिन मेरा भांजा नहीं आया जिसके नाम से पट्टा जारी किया उन्होंने पिताजी के बदले। तो उन्होंने उसका एब्सेंट मार्क कर दिया। तो नगर निगम का सेक्शन 14-15 मुझे बताया था उनके लीगल ऑफिसर ने कि आप नगर निगम में दाखिल कीजिए अपनी एप्लीकेशन। अगर नगर निगम ये कहता है कि भाई ये कागज गलत है, तो उसको ये पट्टा निरस्त करने का अधिकार है। तो पट्टा निरस्त होते ही क्या उसके खिलाफ 420 का केस बनेगा? जो धारा अब शायद चेंज हो गई है, पहले 420 पुरानी थी। जो भी अभी बीएनएस के अनुसार बनी वो लगेगी धारा, वो जी। कोई नहीं है, लेकिन उसके लिए वो जिसको जिसको हार्डशिप होती है ना, इसको लोकल स्टैंडर्ड बोलते हैं लीगल टर्म में, जिसको जी। हार्डशिप होती है वो हार्डशिप वाला हार्डशिप अगर म्यूनिसिपैलिटी को होती है या हार्डशिप आपको होती है या किसी और को होती है, तो हार्डशिप जी। इसके एफआईआर कर सकते हैं और पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, और पुलिस कंप्लेंट नहीं लेता है तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी इसका कंप्लेंट। ओके। एक दूसरा सवाल ये है सर
हाँ। कि क्या उस विल पे मेरे पिताजी के सगे भाई बहन या उनके हस्बैंड वाइफ के सिग्नेचर हो सकते हैं? विल पे तो जो विल करता है उसके सिग्नेचर रहते हैं और विटनेसेस के रहते हैं। नहीं, विटनेस कौन नहीं हो सकता? क्या उनके सगे भाई विटनेस हो सकते हैं? हो सकते हैं। ओके, या मतलब अदर देन डायरेक्ट रिलेशन के कोई और होना चाहिए विटनेस? अदर देन डायरेक्ट रिलेशन के, अदर देन डायरेक्ट रिलेशन के हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। ओके जी विटनेस जी के लिए कोई कानून नहीं है कि विटनेस घर का नहीं चलेगा करके, लेकिन अदर देन फैमिली मेंबर रहते हैं ना, फ्रेंड रहता है या लॉयर रहता है, लॉयर का तो विटनेस नहीं चलेगा, लेकिन बाकी हाँ डॉक्टर रहता है, कोई ऐसा रहता है तो फिर वो ज्यादा अच्छा रहता है जी। विल के बाद। तो मतलब मैं सिग्नेचर डिफर हैं पिताजी के, वो दोनों अलग अलग सिग्नेचर हैं, उस बिहाफ पे मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ, है ना? यस यस यू कैन चैलेंज इट। जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यस यू सो मच। थैंक यू। बैंक गुरु काबरा जी आगे अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। एक काम करता है, अभी कौन करता है जो पहले आए हुए हैं? नैतिक जवर, नैतिक जवर जी आप अनम्यूट करके बात कर लीजिए। यस यस नैतिक। कर रहे बस। यस बोलिए, बोलिए हम सुन रहे हैं। हाँ गोपाल पलोड जी आप अनम्यूट करके बात कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए खुद को पहले। हेलो, एक म्यूट क्वेश्चन मेरा भी है। मैं शैलेंद्र राठी। नहीं, एक मिनट, मैं गोपाल पलोड जी के साथ बात कर रहा हूँ, आप वो होने के बाद शैलेंद्र जी आपके साथ बात करेंगे। हाँ गोपाल जी बोलिए। सर अभी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सर मेरा सवाल ये है कि हम्म हमारा एक पार्टीशन सूट है, हम्म जो पिटिशनर है और मैं रिस्पोंडेंट हूँ। ओके जी। पिटिशनर ने हमारी एक जो जॉइंट प्रॉपर्टी है, वी आर को ओनर्स, हम्म उसका पार्टीशन मांगा है कोर्ट से। हम्म उस विषय में हमने हमारे एडवोकेट की तरफ से हम्म काउंटर क्लेम लगाया है, हाँ हाँ जिसमें पिटिशनर भी है हम्म और मैं भी हूँ, हम्म और हम दोनों के अलावे हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। हम्म तो क्या काउंटर क्लेम ये टेनेबल है सर? काउंटर क्लेम अटेनेबल है। इसके जो डिस्क्रिप्शन पावर है डिसाइड करने के, ये जज के पास है। अच्छा अगर जज को लगता है कि ये इसेंशियल है तो फिर वो उसको टेनेबल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। आपको मतलब बताना वो होगा। हाँ कोर्ट चाहेगा तो वो टेनेबल हो सकता है, कोर्ट नहीं चाहेगा तो वो हाँ लेकिन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर हाँ, सकते हैं। उसको अगर प्रॉपरली क्रॉस करेगा तो फिर टेनेबल होगा भी नहीं। ये जी आउट ऑफ सर। द है, इलीगल कैसा है, इसका इलीगल इंटेंशन कैसा है, ये अगर आप बता पाएंगे तो फिर वो टेनेबल नहीं होगा। हाँ, दैट इज डिपेंड आपने ऑफ बता। स्किल ऑफ द लॉयर्स। जी सर। दैट इज डिपेंड अपॉन द स्किल ऑफ योर लॉयर। जी जी जी। नहीं, हमारा काउंटर क्लेम जो हमने हाँ लगाया था एडवोकेट की तरफ से, जिसमें हाँ पिटिशनर भी है, मैं भी हूँ, और हाँ परिवार के अन्य सदस्य भी है, हाँ 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 और कोर्ट ने हमारा काउंटर क्लेम
रिजेक्ट कर दिया। हाँ हाँ, तो काउंटर ने रिजेक्ट करते हैं, और अगर आपको वो मंजूर नहीं है तो इसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा हमको? हाँ, अभी कौन से कोर्ट में चल रहा है? सीनियर डिवीजन में चल रहा है तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। जूनियर डिवीजन में चल रहा है तो सीनियर डिवीजन में अपील होगा। नहीं, सीनियर डिवीजन में चल रहा है। सीनियर डिवीजन ने हमारा काउंटर क्लेम रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट किया तो जी। उसके अगेंस्ट आपको हाई कोर्ट में जाना होगा। अच्छा अच्छा, हाई कोर्ट ने भी हमारा वो काउंटर क्लेम की जो बात थी उसको हाँ, डिसमिस कर दिया। डिसमिस कर दिया। कब डिसमिस किया? अभी 2 महीना पहले। हाँ, तो फिर इसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। सब्सटेंशियल अच्छा क्वेश्चन लॉ क्रिएट करके, बहुत स्किल लगता है सुप्रीम कोर्ट में मैटर एडमिट करने के लिए। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वगैरह अगर क्रिएट होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर एडमिट हो सकता है आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी एक ही रास्ता बचा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यस 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 हाई कोर्ट हैज डिसमिस्ड आवर एप्लीकेशन ऑफ यस। काउंटर क्लेम। हम्म। हमने कोर्ट से नीचे सीनियर डिवीजन में रिक्वेस्ट किया था। हाँ हाँ। सिंगल ऐसे पार्शियल पार्टीशन अगर होगा तो इनजस्टिस होगा रिस्पोंडेंट के ऊपर। पर कोर्ट ने वो बात हमारी नहीं सुनी। काउंटर क्लेम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी डिसमिस हो गया। कोई बात नहीं। आप हमारे पीए का नंबर तो आपके पास है। जी आपका हाई कोर्ट का कॉपी और इसका ट्रायल कोर्ट का कॉपी, सीनियर डिवीजन का जी कॉपी, रिजेक्शन का, दोनों कॉपी हमारे पीए को भेज दीजिए। पीए मुझे स्टडी करने के लिए भेजेगी, फिर मैं स्टडी हाँ। करूंगा और हम मंडे को मॉर्निंग में बात करेंगे आपके साथ। अच्छा 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 अच्छा। इसको सुप्रीम कोर्ट में लेना है नहीं लेना है, इसके बारे में हम बात डिस्कस करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सुप्रीम कोर्ट में ही काम करता हूँ, मैं बाकी किसी कोर्ट में जाता नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी नहीं जाता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अगर मैटर है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। बाकी कोर्ट का मैटर है तो वो कोर्ट के लॉयर है हेल्प करने के लिए, इसका कोई इशू नहीं। जी 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 जी। ठीक है, ठीक है। पीडीएफ में मुझे भेजना, दोनों ऑर्डर पीडीएफ में भेजना। हाँ हाँ, जी 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 जी। थैंक यू थैंक यू। ओके। सर मैं सतीश मैस्त्री कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं शैलेंद्र आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए राज। मैम, मेरा एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी। डायरी नंबर है 24897/2011। हाँ हाँ। ये केस लगभग 92 ईयर कंप्लीट हो गया, 93rd ईयर चल रहा है इसका। केस का हम 93rd ईयर? ये है सिविल मैटर है। हाँ, कब का है ये मैटर? सुप्रीम कोर्ट में ये लगा था 2011 में। हाँ और एक्चुअली ये मैटर है 1944 से, मतलब देश की आज़ादी के पहले का मैटर चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। अब इसमें सामने वाले ने 1944 में दावा लगाया था। नहीं, ये डिटेल इसके बाद में जानेंगे। मुझे बताइए कि अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेज है आपके मैटर की, और आप इस पिटिशनर है रिस्पोंडेंट है? मोशन हियरिंग पे है। हाँ बराबर है, लेकिन आप एग्जैक्टली अभी क्या स्टेज है इसकी? एग्जैक्टली इसकी स्टेज मतलब पेंडिंग है अभी ये। अगली तारीख पे बहस हो सकती है। हाँ, यानी कि पिटिशनर काउंटर काउंटर एफिडेविट आया है, रिजॉइंडर दिया गया है, सब प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। जी हाँ, सब कंप्लीट हो गया, काउंटर एफिडेविट भी आ गया है और सब कंप्लीट हो गया है। अगर इसको आपको जल्दी करना चाहते हैं तो एक्सपीडियस हियरिंग का एप्लीकेशन दो, मेंशनिंग करने के लिए बोलो आपके लॉयर को सुप्रीम कोर्ट के, कि मेंशनिंग करके इसको अर्ली हियरिंग के लिए ले लो करके। तो अर्ली हियरिंग के ले लेंगे तो फिर बेस जल्दी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा फॉलोअप करना पड़ता है केस। मेरे पास 2 लॉयर सेपरेट रहते हैं कि जो केस फॉलोअप करने के लिए रहता है, तब जाके अच्छा होता है। अगर हम थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे तो फिर कभी कभी 6-6 महीना 7-7 महीना भी मैटर नहीं लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा लोड है, पूरे भारत के मैटर आते रहते हैं। वैसे इसमें इस केस में एक बार सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है 2011 में। हाँ वो हमारे पक्ष में ही फैसला हुआ था उसका। हाँ सामने हाँ वाले की अपील डिसमिस कर दी थी। हाँ
तो इसमें अपने को रेस जुडिकेटा का बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा, अगर सिमिलर पार्टी है, सिमिलर इश्यूज है, तो रेस जुडिकेटर का बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। जी हाँ, सिमिलर पार्टी है और सिमिलर इश्यू है। हाँ हाँ, तो रेस जुडिकेटर एप्लीकेबल है, मिलेगा बेनिफिट, जोर लगाइए मेरी शुभ। अच्छा, और इसमें जैसे यूं अगर देखा जाए तो अ, अपने पक्ष में मतलब टोटली अगर कोई ढंग से अगर देख ले, उसको ट्रीट कर ले, तो हाँ अपने हाँ, पक्ष में अच्छा हो सकता है, क्योंकि अपन पूरी तरह से उसमें सही हैं। नहीं अगर सही है तो आपके पक्ष में ही आएगा, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद ही कोई बता सकता है और जज नहीं के डिसीजन पावर में होता है। लेकिन अगर सिमिलर मैटर सुप्रीम कोर्ट ने पहले आपके फेवर में कर दिया है, डिसमिस किया है जी। सामने वाले का, ओके, हम्म। तो फिर रेजुकेटा एप्लीकेबल अगर हो जाता है तो स्टैंड ही नहीं करेगा मैटर पे। लेकिन फिर अगर स्टैंड नहीं करेगा तो फिर इतना दिन क्यों पेंडिंग पड़ रहा है वो? वही वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आप भी मैं भी यही बोल रहा हूँ कि पूरा सही है, हम पूरे सही हैं, लेकिन फिर भी इतने टाइम हो गया, 92 ईयर, मतलब 90-92 साल शायद। 92 ईयर तो स्टार्टिंग से अभी तक हो रहा है आपके, जी ओके। हाँ। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो अभी जो लास्ट जज स्टेज में सुप्रीम कोर्ट में है वो 2011 से चल रहा है, और जी हाँ। 2011 से अभी 2024 चल रहा है। तो बीच में हाँ रेट का कंप्लीट करके इसको डिसमिस क्यों नहीं करवाया आपके लॉयर ने? नहीं, ये एक्चुअली हमको भी पता ही नहीं था। ये अभी हमको 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ही पता चला कि ये पहले एक बार डिसाइड हो चुका है। सामने वाला पार्टी यहाँ पहुंच गई थी और उसने छिपा दिया, उसने बताया ही नहीं नीचे। यस, आई आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उस समय कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था। अभी क्या होता है, अभी कंप्यूटराइज सिस्टम जब से आया कोविड के बाद, ऑनलाइन फाइलिंग वगैरह, तो अभी फटाक से हाँ समझ में आ जाता है कौन सा मैटर कब डिसमिस हुआ था। जी हाँ। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया है, ध्यान में आ गया है, तो वो एक आईए डाल के उसको एक एडिशनल एप्लीकेशन का एडिशनल डॉक्यूमेंट ज्वाइन करके आईए डाल दो एक, और उसमें बता हम्म। दो कि उसका ये ग्राउंड मिला है रेज जुडिकेटा का, ये ग्राउंड के ऊपर जी अर्ली हियरिंग करके इसको डिस्पोज किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको देख के फिर अर्ली हियरिंग के लिए लेगा, सामने वाले को भी चांस मिलेगा, उसको सामने वाले को सर्व करना पड़ेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट में जब आए डालेंगे तो उसकी कॉपी, तो फिर अर्ली हियरिंग हो जाएगा उसका, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट फिर उसका दोनों को हियरिंग करके डिसमिस करना है या कंटिन्यू करना है या रेज जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं करना है, वो उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा। मुझे क्लियर समझ में नहीं आया। जैसे सामने वाली पार्टीज तो आ गई है, मतलब पिछली तारीख जो लगी थी 21/11 को, हाँ तब हाँ, बहस होने वाली थी, पर हमने एओआर चेंज करना पड़ा हमें, तो हम्म। इस कारण से हमने टाइम लिया था। नहीं तो उसी हाँ, दिन केस सॉल्व हो जाता, उसी दिन नहीं बहस हो नहीं, जाती। कोई कोई बात नहीं, आपको मेरी शुभकामनाएं आपके केस आपके फेवर में आने के लिए, ओके। जी जस्ट गो अहेड और वॉच रखिए। हाँ हाँ, और किधर भी जरूरत पड़ी तो हम है सुप्रीम कोर्ट में, हमको हेल्प मांग सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, जी। तो आपका मतलब कौन से, उससे मैं कैसे मेरे क्या नंबर संपर्क करूं आपसे? मेरे डिटेल्स वगैरह मेरे पीए से ले लीजिए, सी विल गिव माय डिटेल्स। अच्छा हाँ, हो जा रहा है, आपको जो मैसेज आया है उसमें मेरे पीए का नंबर वगैरह सब है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। और मेरे से बात करना है तो पीए से मेरा नंबर लेके बात कर सकते हैं। खाली सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरे साथ कभी भी कोई भी बात कर सकता है, बाकी हाँ कोर्ट का मैटर है तो खाली मेरा सैटरडे का टाइमिंग है 5 से 6 के बीच में का, खाली शनिवार को 5 से 6 के बीच में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं भारत का कोई भी आदमी डायरेक्टली विदाउट हाँ। सुप्रीम कोर्ट मैटर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर मैटर है तो आदमी कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए ही हाँ बात हाँ करनी है आपसे। हाँ हाँ, लेकिन आपका अगर चल रहा है मैटर अच्छा, आपका लॉयर अगर ख्याल दे रहा है तो लॉयर बदलना जरूरी अच्छा नहीं, बदलना अच्छा नहीं रहता है। लेकिन अगर हाँ, लॉयर का निगलेक्ट करता है या ठीक से लॉयर काम नहीं कर रहा है या नहीं नहीं, लॉयर, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया ध्यान दे रहे हैं वो भी। हाँ, तो फिर लॉयर आप बदल सकते हैं डेफिनेटली। हाँ, अच्छा कोई अच्छा issue अच्छा, नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक 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 है। हेलो। नहीं, हाँ, जिसका हुआ उसने मैं ये बंद कर लेना माइक अपना, और जिसको बात करना है आप माइक ओपन कर लीजिए और आपका नाम बता के बात कर लीजिए। हाँ। और नाम बताना नहीं चाहते तो मत बताइए, कोई टेंशन नहीं। हाँ मेरा नाम कैतिक है। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही हाँ। ओके। एक्चुअली ये मेरे सिस्टर का केस था, मैट्रिमोनियल इशू था। एंड जो सामने वाले थे वो फाइनेंशियल हरासमेंट का केस था। लाइक काफ़ी सारे ये थे, वो शादी होने के बाद भी, लाइक बिफोर मैरिज इट वाज फाइन, कुछ नहीं था। शादी के बाद
पैसे निकालना चाह रहे थे वो, फिर उसके बाद फ्लैट लेने का सोच रहे थे, वो भी उन्हें उनके नाम पे चाहिए था। एंड उसके बाद काफी मेंटल एंड हेल्थ इश्यूज भी चालू हो गए दीदी को। फिर उसके बाद काफी टाइम तक वो अलग ही थी। एंड फाइनली लाइक ऐसे पूरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि एक मीटिंग लेते हैं, एक डिस्कशन लेते हैं। एंड वहाँ पे उन्होंने बोला कि लाइक दीदी को अगर उसे पैसे देने पड़ेंगे, एंड अगर नहीं दे रहे सो शी कैन नॉट लिव विद द फैमिली। तो फिर फाइनली लाइक हमने सोचा कि एफआईआर करते हैं एंड लेट्स लाइक मतलब आगे बढ़ते हैं इससे। तो हमने एफआईआर किया एंड उसमें सेक्शन 498 एंड 377 भी लगाया था। फॉर दैट ही वाज मतलब पीसी में गया था, एंड नाउ दे हैव फाइल्ड अ पिटिशन इन द हाई कोर्ट फॉर क्वॉशिंग द एफआईआर। हाँ हाँ हाँ। तो अभी लाइक हमें क्या करना है, क्या हाई रहेगा? कोर्ट में केस को फेस करना है और क्वैश नहीं होने देना है उसको। ओके, एंड उसके लिए लाइक वी इवन हैव फोन कॉल्स जहाँ पे मतलब क्लियरली जो ये था उसके फादर थे लड़की के, उन्होंने सीधे सीधे मतलब बोला भी है कि फ्लैट आपको हमारे नाम पे करना पड़ेगा, यू कैन डू दिस, आपको फ्लैट देना ही पड़ेगा। एंड ये मारवाड़ी में है सारे कॉन्वर्जेशंस। तो हाउ कैन वी प्रेजेंट दिस एज अ प्रूफ, एंड ये मतलब वैलिड रहेगा क्या एज अ प्रूफ? हाँ, जो भी ग्रीवेंसेस हैं जो आपके फेवर में, उसको प्रॉपरली इंग्लिश ट्रांसलेट करके। कौन से हाईकोर्ट में आपका काम? बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट में इंग्लिश ही चलता है। तो ओके। इंग्लिश में करके आप दे सकते हैं उसको, उनको कोई ये प्रॉब्लम नहीं। उसके साथ एफिडेविट देना पड़ेगा कि भाई ये ट्रू है, कैसा ऐसा है, और वो आपके फेवर में आ जाएगा, डोंट वरी। और ओके। थोड़ा सा केयर लेना पड़ेगा क्योंकि 498 ए के मैटर में काफी मिसयूज भी हो रहा है लॉ का बाय। हाँ राइट, मुझे वो भी था क्योंकि वो अभी लाइक जो हाँ, रिसेंट अभी केस है। थोड़ा थोड़ा नेगेटिव वातावरण है, तो एग्जैक्टली। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। एक बार अगर एफआईआर क्वैश हो जाएगा ना, तो फिर इसको वापस स्टैंड करना बहुत मुश्किल है। ये तो मैंने लीगल लॉयर के एंगल से आपको गाइड कर दिया, लेकिन एक भाई के एंगल से मैं आपको अगर गाइड करूंगा तो मैं बोलूंगा कि जहां पे भी कॉम्प्रोमाइज करने का मौका आता है तो कॉम्प्रोमाइज करके इसको खत्म कीजिए मैटर। राइट, बट देन कॉम्प्रोमाइज के लिए वी आर रेडी, एंड ऑब्वियसली हमें ये कोर्ट कचहरी में पढ़ना भी नहीं है, बट देन वो लोग नहीं रेडी है, उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं फिर है। एक काम कर सकते हैं, अगर इसका ट्रांसफर का केस का कोई डाल के सुप्रीम कोर्ट में लेकिन कोई ट्रांसफर का केस अगर आ जाता है एक जगह से दूसरी जगह का, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर का, ओके, तो फिर ऐसे केस हमारे पास जब आते हैं तब हम यहाँ पे मेडिएशन का लेके और मेडिएशन करवा के, एक तो साथ में रहने का मेडिएशन करवाते हैं या अलग रहने का मेडिएशन करवा लेते हैं, और आर्टिकल 142 का यूज करके एक तो यहाँ से डिवोर्स हो जाता है या एक वो साथ में रहने की ऑर्डर पास हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर कोई आगे चल के कोई गड़बड़ करता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगता है, तो ऐसा भी कर सकता है। ओके। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि जो भी लेन देन करनी है, जो भी लेना देना है करना है या साथ में रहना है, तो उसको तो प्रॉपर ढंग से अगर हैंडल करेंगे तो आपका लेवल लोकल लेवल पे हो जाता है। मैट्रिमोनियल के बारे में, मैटर के बारे में मैं सबको, पूरे भारत के अपने समाज के या दूसरे सभी समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैट्रिमोनियल मैटर में जब भी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है ना, ये झगड़ा रूम के बाहर नहीं जाना चाहिए कभी। जब रूम के बाहर जाता है, अपने माता पिता को समझ जाता है, तो फिर अननेसेसरी ईगो दायर हो जाता है और फिर ईगो से ये प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो इसलिए अगर आप में कोई अनबन हो रही है, वो उसमें कोई ठीक से सुझाव नहीं होता है, सुलझता नहीं हो मैटर, ऐसा कुछ हो रहा है, तो अपने नजदीक के लोगों को ना बताते हुए एक थर्ड पार्टी का, किसी भी का, एक काउंसिलर का, काउंसिलिंग जो करते हैं, एक प्रोफेशनल काउंसिलिंग का अगर हेल्प लेते हैं तो आपके मतभेद मिट सकते हैं। आजू बाजू को, चाचा को, चाची को, नाना को, नानी को, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये मार्ग से जाएंगे तो प्रोफेशनली वो प्रॉपर सेट होता है मैटर, और रूम के बाहर नहीं आते हैं। और अगर मैटर कोर्ट में आता है तो दोनों पार्टी परेशान होती है, ए पार्टी भी परेशान होती है, बी पार्टी भी परेशान होती है, फायदा खाली ए और बी के लॉयर को होता है, इतना याद रखना। एक्चुअली लाइक हमारे केस में भी दीदी ने खुद बहुत ट्राई किया था लाइक पर्सनली उसके हस्बैंड को एक्सप्लेन करना, बट देन वो नहीं हुआ, एंड उनके फादर इन लॉ का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, मतलब हर डिसीजन में वो बीच में टांग अड़ाते थे। हाँ, इसलिए And वो फादर इन लॉ का क्यों वो वही मनी एक्सट्रैक्ट करना था उन्हें लाइक। बेटे ने उनको फादर इन लॉ को बताया, उसके बेटे ने अपने पापा को हाँ बताया या राइट। माँ को बताया। ये बेटे ने भी एंड नहीं
चाहिए, और बेटी ने भी बहू ने भी अपने सास ससुर को अपने मायके में नहीं बताना चाहिए चीजें। ये आपस में रूम में ही सेटल करो ये, और रूम में सेटल नहीं होता है तो एक थर्ड पार्टी काउंसिलर को आप ये करो, उसको 4 पैसा जाएगा आपका, लेकिन वहां वो से भी ट्राई किया था इनफैक्ट कि लाइक 100% निकालता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाना रिश्तेदारों में मैं कैसा सच हूँ, वो कैसा झूठ है, ये कहने में फिर ईगो डेवलप होते जाता है, और ये फिर अलग टर्न होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैटर में समझ गया, आप थोड़ा सा उसको फोकस कीजिए प्रॉब्लम उसको, और क्वैशिंग मत होने दीजिए इसका। क्वैशिंग अगर नहीं होता है तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज के लिए खुद ही होके तैयार हो जाएंगे, डोंट वरी। सोमानी जी, थैंक यू। बोलिए। हाँ, बोलिए जी। सोमानी जी, हाँ जी, मैं इस वारंगल तेलंगाना से हूँ साहब। हाँ जी। मेरा एक पार्टी के पास में पेमेंट अटका हुआ है साहब, 1.5 साल हो गया है। हाँ, तो पार्टी इनसे बात नहीं करता है, उसके पास जाते हैं तो मुंह चपाता है। कितना पेमेंट है? हाँ जी, पेमेंट 30 कितना लाख है? रुपया जी, 30 30 लाख। लाख। उसके अगेंस्ट क्या हाँ है जी, आपके पास? प्रोमिसरी नोट है? नहीं उसके बिल्स है हमारे पास। हम जो उसको माल सप्लाई किया था उसके बिल्स है हमारे पास। ओके 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 ओके। वो तो फिर आप कमीशन पे हमारे पास कमीशन में हमारे पास माल लिया था उसने। हाँ। तो 8-10 गाड़ी का पेमेंट तो सही दिया, बाद में 2 गाड़ी का पेमेंट रोक लिया है हमारा। अच्छा, तो फिर तो आपने 1.5 क्या साल से लीगल एक्शन लिया उसके ऊपर? अभी नहीं लीगल एक्शन नहीं लिया है, क्या करना चाहिए हमको, इसलिए पूछ रहा हूँ। पहले बात है कि ये देखो, मैं लॉयर हूँ, और लॉयर तो आपको लीगल एक्शन लेने के लिए बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन क्या होता है, आपका ये बिजनेस का मामला, बराबर है? वो हाँ जी, आपका पार्टी बिजनेस का पार्टी है। पहले बिजनेस में बहुत मुश्किल से पार्टी जुड़े जाते हैं, और आपने जो बताया अभी कि जी, उसका 7-8 ट्रांजेक्शन अच्छे रहे, 2 ट्रांजेक्शन में फंसा दिया है मुझे, बराबर है? तो हाँ जी, हाँ, पहले एक उसको क्या करो, लेटर दो, पहले आपका लेटर दो खुद का, कि ऐसा ऐसा है, अच्छा अच्छा, मैं लीगल लिटिगेशन में नहीं जाना चाहता, ओके, लेकिन ये हाँ मेरे करके एज अर्ली एज पॉसिबल। आपको एक जी, झट पॉसिबल नहीं है तो आप मुझे थोड़ा सा अलग अलग चेक में भी इसका पेमेंट आप पोस्ट डेटेड चेक में कर दो, ऐसा करके उसको एक लेटर दो। लेटर पे अगर मान हाँ गया, जी, पार्टी भी बच जाएगा और आपका कोर्ट में जाने का चांस भी बच जाएगा। लेकिन अगर जी, वो नहीं मानता है तो फिर एक लॉयर के थ्रू लीगल नोटिस देना पड़ेगा आपको, और लीगल नोटिस देने के अच्छा जी, अगर वो नहीं आता है तो फिर एक सिविल सूट रिकवरी का फाइल करना पड़ेगा। थैंक यू साहब, थैंक यू साहब, ओके, धन्यवाद जी। थैंक यू। यस, नेक्स्ट। हेलो। हुआ है उन्होंने म्यूट कर लीजिए, जिसका नहीं हुआ है उन्होंने अनम्यूट करके बात कीजिए। हाँ हेलो। हाँ, यस, बोलिए। हाँ सर, मेरे कजिन का एक केस है, हाँ तो उसमें उसके ऊपर 306 लगा हुआ है, हाँ अबेटमेंट टू सुसाइड का, उसकी वाइफ को लेकर। हाँ तो उस उनकी जैसे लव मैरिज थी, तो हाँ एवरीथिंग वाज गुड, सब सही चल रहा था। अभी हाँ। जो उसकी वाइफ थी, उसका हम्म कुछ थर्ड एंगल वगैरह सब चालू हो गया था, एंड हम्म इवेंचुअली सुसाइड कर लिया था। हम्म तो आफ्टर द इंसिडेंट जो इन लॉज थे, उन्होंने 306 का केस फाइल किया था। तो इस बात को हो गया टाइम 6-8 महीने जैसा। हाँ। अभी तो क्या चल रहा अभी तक ट्रायल चालू नहीं हुआ है, अभी है? हाँ, तक अभी सेशंस में ही है। लेकिन उसका बेल वगैरह हो गया है? हाँ, बेल वगैरह सब हो चुका है उसका। हाँ। तो अभी आपसे सजेशन ये लेना था कि अपने पास में उन्होंने जो जो एलिगेशंस लगाए हैं एफआईआर पे, हाँ। तो उसमें ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ जो भी उनके एलिगेशंस हैं, उनका अपने पास में डिजिटल एविडेंस है, मतलब या तो मैसेजेस के फॉर्म में है, या चैट के फॉर्म, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग के फॉर्म में है, या अदरवाइज। तो हर एक चीज का डिजिटल एविडेंस है, हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो चैट थी उसके बीच की। हाँ। तो अभी इस केस में हाई कोर्ट में क्वॉशिंग ऑफ कंप्लेंट का केस फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल? करना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास ना, इसको 65B का सर्टिफिकेशन भी लेके रखिए। ओके, तो वो कहाँ से, सेशन से ही मिलता है? एविडेंस का 65B का सर्टिफिकेशन है, वो वकील बता देगा आपको। ओके। हाँ।
वो जो और अगर अपन जहाँ से प्रिंट आउट निकालते हैं, जहाँ से आता है उसका वो सर्टिफिकेशन लगता है कि मेरे पास ये आया और मैंने ऐसे कैसा इसका प्रिंट आउट निकाल के दिया है, तो फिर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। ऐसे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप के या ईमेल के डायरेक्ट अगर आप प्रिंट आउट निकाल के जोड़ लेते हैं तो वो एविडेंस ट्रायल कोर्ट नहीं मानेगी। ट्रायल कोर्ट 65B का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और जो कॉल रिकॉर्डिंग और अदर वो सब चीजें उनके लिए उसको भी लगता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को 65B लगता है। ठीक है। और ये क्वॉशिंग ऑफ कंप्लेंट का केस अगर हाई कोर्ट में फाइल करते हैं अपन, तो वो टेंटेटिवली कितना लंबा प्रोसेस होता है, कितना टाइम चलता है? हाई कोर्ट के हमारे जो 1 मिनट आप थोड़ा सा माइक बंद कर दीजिए, बाकी जो बोल रहे हैं उनका अभी जो ज्वाइन हुए हैं कर लीजिए, अभी जो ज्वाइन हुए माइक बंद कर लीजिए अपना। हाँ सर। हाँ, वॉशिंग ऑफ कंप्लेंट में टाइम पीरियड कितना खिंच जाता है हाई कोर्ट में? एक्चुअली मिनिमम 2 महीना लगेगा, मैक्सिमम 6 महीना जाएगा। तो 6 महीने में मतलब हाई कोर्ट का क्या जजमेंट ही आता है वॉशिंग करने का, या उस पर भी ट्रायल चलता है हाई कोर्ट में? आई कैन नॉट टेल यू दैट। जुडिशरी का टाइम कोई फिक्स करके नहीं, इसलिए मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली टाइम बताएगा। 2 महीना मिनिमम, 6 महीना मैक्सिमम लगेगा इसका। नहीं, 6 महीना वो मैं समझ गया आपका, 6 नहीं चलो अपना 8 भी गिन लेते हैं, बट मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि वो 6 महीना वो केस कंसीडर होने में लगता है कि यस नो जो भी क्वेश्चन रिक्वेस्ट कंसीडर करेगा या नहीं हाई कोर्ट, उसका खाली जजमेंट ही आ जाता है? फाइनल जजमेंट मिल जाएगा। दैट इज डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ योर लॉयर्स, बोथ द लॉयर्स। राइट, ओके। एंड सेकंड थिंग, इन द मीनवाइल जैसे जो डिजिटल डिवाइसेस थे, मोबाइल एंड लैपटॉप वगैरह, तो उस टाइम पुलिस ने अपने सीज कर लिए थे सारे, तो वो अभी जुडिशियल कस्टडी में है, तो उनको रिलीज करवाने के लिए अगर सेशंस में अभी एप्लीकेशन डाले लैपटॉप वगैरह रिट्राइव करने के लिए, तो वो करने से सेशन में केस जल्दी चालू हो जाएगा, एफएसएल रिपोर्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ रिस्क होता है या अफेक्ट नहीं करता? एक काम कीजिए आप, ऐसा मान के चल रहे कि क्वैशिंग आपका होगा नहीं और आप ट्रायल फेस करना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए। आप क्वैशिंग के लिए जब जाते हैं ना, ओके, क्वैशिंग के लिए जाते हैं तो नीचे स्टे मांगने की कोशिश कीजिए, तो नीचे स्टे आ जाएगा वहां पे। अगर क्वैशिंग हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, फिर मैजिस्ट्रेट स्टैंड नहीं होगा। अगर क्वैशिंग नहीं होता है तो फिर एविडेंसेस ट्रायल की बात कीजिए। आप खुद नेगेटिव एनर्जी मत अट्रैक्ट कीजिए, आप खुद ऐसे तैयारी जैसा क्वैशिंग ही नहीं होने वाला है आपका। नहीं, नेगेटिव एनर्जी नहीं, मतलब मैं बोल रहा था कि डिवाइस रिट्राइव करने के लिए एप्लीकेशन जिस ढंग से बात हुआ है ना, जो बात की है उस ढंग से प्रॉपर एविडेंसेस इनके पास कुछ नहीं है, खाली एलिगेशन लगाया है। एलिगेशन तो कोई भी लगा सकता है, ओके, एविडेंस चाहिए। स्पेसिफिकली डायग्नोस्टिकेशन वगैरह जो रहता है ना, ये अगर रहता है किसी का तो ज्यादा पावरफुल होता है ये चीजें। ओके, हाँ, इसलिए आप क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए पहले। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए, सब में से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ओके। और इसमें जैसे दो लोगों को कॉन्विक्ट किया है, जैसे हस्बैंड को भी किया और उसकी जो मदर इन लॉ थी लड़की की, दोनों को किया है, तो क्वेश्चन एक पे जैसे 304B का लगा हुआ है, डाउरी वाला। तो क्वेश्चन दोनों का अलग अलग फाइल करना पड़ेगा? एक ही फाइल करो। ओके, एक ही केस फाइल करो। वकील बोलेगा 2 करना तो भी एक ही केस फाइल करो, वो बोलना एक में ही करना है, होता है एक में फाइल। मैं तो क्रिमिनल और सिविल 2 केस कभी कभी साथ में फाइल करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, एक ही पिटीशन। ओके, हाँ, होता है। दैट इज डिपेंड अपॉन द स्किल ऑफ लॉयर्स कि कैसा पैसा बचाना और कैसे हेडेक बचाना अपने पार्टी का। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ग्रीवेंस को अपने पार्टी को न्याय देना चाहते हैं ना, वो वकील कैसा भी रास्ता निकाले। नेक्स्ट। ओके सर, राजेंद्र दागा। हाँ, बोलिए सर, मैं 2006 में एग्रीकल्चर लैंड खरीदा था। बाकी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। बाकी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ, 2006 में मैंने एग्रीकल्चर लैंड खरीदा था। उसके बाद वो हमारे कब्जे में है, बाउंड्री वॉल बना हुआ है, सब कुछ है। अभी सितंबर 23 में एक जने ने मेरे ऊपर लोअर कोर्ट पे केस दायर किया है कि 1999 में उसने यही रेंट परचेज किया है। क्या परचेज किया है? वही जमीन तो परचेज किया है।
जमीन लैंड, हाँ। हाँ लैंड, हाँ रेंट परचेज किया है। वो केस लगा हुआ है लोअर कोर्ट में। हाँ हाँ। तो इसमें क्या कितना रहेगा? मेरे पास पूरे पेपर हैं, सब कुछ है। अभी कस्टडी किसके पास है उसका? कस्टडी मेरे पास है। हाँ, तो फिर आप सेफ है, कोई टेंशन मत लो। अच्छा जी। हाँ हाँ सेफ है, खाली थोड़ा सा सावधानी से उसको प्लीड करो केस को। ओके। तो हाँ हाँ, इसमें ओनरशिप आपके पास है, पोजीशन आपके पास है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। और आपके पास आप क्लियर टाइटल है, तो उसके डॉक्यूमेंट भी आपके पास है। हाँ ठीक है सर। B1 जब अपन ने परचेज किया था उस समय B1 ओनर के नाम पे था जिससे हमने परचेज किया। करेक्ट। और अभी वो बोल रहे कि ये पार्टी ने डॉक्यूमेंट तो हेरा फेरी करते अपने नाम पे कर लिया। तो अब क्या हो सकता है इस केस में? नहीं, वो पार्टी के ऊपर केस करेगा। हाँ, इस पार्टी के ऊपर चल रहा है उनकी ना। डेथ हो गई सर, ओनर की डेथ हो गई। जो जमीन ओनर था 2006 से पहले, उसकी डेथ हो गई। हाँ हाँ हाँ। नहीं, लेकिन क्या होता है मालूम है क्या, ये लोग जो असंतुष्ट रहते हैं ना, फैमिली के लोग, ये कुछ ना कुछ ऐसे उल्टे पाल्टे कुटाने करके आपके जैसे अच्छे आदमी को फंसाना चाहते हैं और कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा पैसा हटाना चाहते हैं। हाँ जी। इनका ये उद्देश्य रहता है, इसमें कुछ नहीं हो। लेकिन आपके पास अगर डॉक्यूमेंट क्लियर है, सब कुछ है, आपने परचेज किया है, यू आर बोनाफाइड परचेजर, ओके, तो कोई डरने की चीज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं आपको। ओके सर, बट अब कोर्ट केस चलेगा सर। यस 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 यस। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी। हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बाकी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। जय श्री कृष्णा सर। हाँ जय श्री कृष्ण। एक जगह पे खड़े रह के बात कीजिए। सर एक्चुअल मेरा लिटिगेशन लैंड से प्रॉपर्टी है। हाँ। जो महाराष्ट्र में है और हैदराबाद से हूँ। अच्छा। सर वो एक्चुअल क्या है, मैं 2018 में ये प्रॉपर्टी बेच दिया, जिसमें बेचा है प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी का हिस्सा करने वाला भी मैं और उसको बेचने वाला भी मैं। एक्चुअली प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के नाम पर था। पिताजी 1997 में डेथ हो गया था उनका। और उसके बाद में ये नाम मम्मी के नाम पर ट्रांसफर कर कर पेपर, वो हमारे उस घर में रह रहे हैं सर अभी फिलहाल। अच्छा। तो उस घर पर रह रहे, और बहुत सालों से बातचीत चल रहा था कि मैं बोला अंकल को कि ये प्रॉपर्टी का 3 भाइयों का हिस्सा है, जिसका उसका प्रॉपर्टी उसको दे दो, तो का हिस्सा उनको दे दो, आपका हिस्सा आप रख लो। सुनने को तैयार नहीं हुए। उसके बाद ये क्या बहस बढ़ते गया सर, 2-4 मीटिंग हुआ, उसके बाद में ज्यादा बहस हो गया। फिर अंकल का बेटा भी बोला कि आपको जो करना है कर लो, आपकी प्रॉपर्टी बेचना है बेच लो, कर लो। तो हम क्या है जो कर सर, वो एक इनलीगली मैं एक पार्टी को बेच दिया हो। अच्छा। तो बेचने के बाद सर वो 2018 में बेचा प्रॉपर्टी। तो वो जो प्रॉपर्टी लेने वाला है उसने पहले तो कमिटमेंट करा था सर कि मैं एक्चुअल बेचा 43 लाख में, मुझे पेमेंट था सर 25 लाख रुपए। ओके। तो बाद में वो जो चेक देना था 18 लाख का, वो तो दिया नहीं, क्योंकि उसको पोजीशन नहीं मिला सर। पोजीशन नहीं मिला। हाँ, पोजीशन नहीं मिला। अंकल है वहां पर, तो अंकल अब क्या है वो स्टे ले लिए उस घर के ऊपर। ये प्रॉपर्टी क्या 1994 में इसका बंटवारा हमारे पिताजी जाने के बाद में, मतलब पिताजी थे मगर हम लोग क्या है बेच दिए उस टाइम पर। 3 भाइयों का हिस्सा है बोलकर हम लोग, मम्मी और हम लोग आज डिसाइड कर कर तीनों भाइयों का हिस्सा है बोलकर उसको ये कर दिए सर एक्चुअल ना दिए। फिर बाद में ये बहस बढ़ने से क्या है, उसके बाद में ये बेचकर हम जो करे, फिर अनलीगल बेचने के बाद में हमारे अंकल वही जो मैं जिस पर उनका नाम लिखा था 3 भाइयों का, उसके ऊपर एक स्टे लेकर आज घर पर बैठे हुए हैं। और सामने वाला मेरा पैसा नहीं दे रहा, और अंकल स्टे लेकर बैठे हुए, वो तो
पहले से जैसा बात कर रहे वैसी बात कर रहे सर। और ये जो पार्टी मेरे से खरीदा उसको बोला भाई तेरा पैसा मैं तेरे को लौटा दूंगा, तू तेरे नाम से गया तो मैं तेरा पैसा जो भी लिया मैं वापस कर दूंगा। तो ये पोजीशन गया तो हम लोग आपस में तीनों कॉम्प्रोमाइज कर कर ये सॉल्व कर लेंगे, मगर वो पार्टी भी सामने आने के लिए तैयार नहीं है सर एक्चुअल। तो मैटर सिविल कोर्ट में चल रहा सर। जो अंकल कोर्ट में केस डाले, मगर मैटर सेम जो मैं मतलब जिनको हिस्सा दिया मेरे अपने खुद से दिया जो मन से कि 3 भाइयों का बोलकर वो मैटर वो सिविल कोर्ट में ये पिटीशन में फाइल कर कर सबमिट करे सर, जिस पर स्टे मिला उनको। तो अब इसके अलावा मैं अभी उनका जो चेक है उस टाइम पर मैंने बैंक में डालना था वो नहीं डाला, उसके बोलने वो नोटिस भी जाया मेरे को। मैं उसके बाद में मिला जाकर तो बोला मैं बात नहीं करना चाहता, मैं जो है बाद में देखेंगे। वो पीछे हटते जा रहा सर। अब वो पार्टी को मैं कैसे बाहर निकालूं और या फिर मैं उसके फेवर में कैसा उसको टक्कर दे सकता हूँ सर, मतलब किस फेवर में जा सकता हूँ मैं उसको? ठीक है, समझ गया मैं आपका केस। अभी मुझे बताइए कि आपका पार्टीशन हुआ था क्या? जी सर। आपका पार्टीशन हुआ था क्या? पार्टीशन सर एक्चुअल ये मैटर था 90 जमीन मतलब सवाल जिसका सवाल जवाब दीजिए, नहीं तो बहुत लंबा चलेगा। जी सर। पार्टीशन हुआ था क्या आपका? हुआ था या नहीं हुआ? नहीं हुआ था सर, पार्टीशन हम लोग ने किया। पार्टीशन अगर होता है तो आपका कितना हिस्सा मिलता है? जी सर। पार्टीशन अगर होता है तो आपका हिस्सा कितना मिलता है? फिर ये लैंड क्लियर हो जाती है क्या? सर मैं समझ नहीं सका एक बार। पार्टीशन अगर होता है आपका तो ये लैंड क्लियर हो जाती है कि आपके फेवर में आ जाएगी ये लैंड पूरी? जी सर आ जाएंगे, हमारे अंकल भी मानने के तो फिर तैयार है और तीसरे वाले अंकल जो है हाँ, तो फिर एक काम करो, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करो। नहीं होता है जी सर तो पार्टीशन सूट फाइल करो। पार्टीशन सूट फाइल करने के बाद पार्टीशन हो जाएगा, फिर लीगली ये सब आपके नाम हो जाएगा, फिर कोई इशू नहीं आएगा। नहीं सर, मगर वो सामने वाला भी स्टे लेकर, हमारा अंकल स्टे लेकर बैठे हुए है ना, वो ऑलरेडी फाइल करे सो स्टे के लिए। बराबर है, मैं पार्टीशन सूट में अलग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अलग से डालना पड़ेगा? हाँ, ये मैटर जो चल रहा है इसको तो फेस करो आप, ओके। लेकिन वो पार्टीशन में जब वो प्रॉपर्टी के ओनर आप हो जाते हैं ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो बचा हुआ जो 18-20 लाख रुपया का जो बचा हुआ पेमेंट वो भी देगा और कस्टडी भी उसके पास चला जाएगा जब पार्टीशन में आपका शेयर आएगा। देना नहीं चाह रहा ना अभी तो हमारे अंकल भी देना नहीं चाह रहे, ये तीनों जने का वो देना नहीं चाहते इसलिए तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर देना चाहते हैं तो फिर तो सामने बैठ के ही हो जाएगा। कोर्ट में क्यों जाना है पार्टीशन के लिए? क्योंकि सामने वाला तैयार नहीं, इसलिए तो कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट करेगा पार्टीशन। नहीं, कोर्ट ही पार्टीशन बोले तो पार्टीशन सूट डालना पड़ेगा सर एक्चुअल। हाँ, पार्टीशन सूट तो अलग अलग तीनों भाइयों को अलग अलग डालना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, साथ में ही डालने का। आपने डाला ना कि भाई मेरा हिस्सा अलग कर दो, ये पार्टीशन हुआ नहीं है इसका, मुझे इसका पार्टीशन चाहिए, तो कोर्ट तब तो नोटिस देगा, नोटिस को सबके जवाब लेगा और तब सबके जवाब लेके वो प्रॉपरली 1/3 शेयर में पार्टीशन कर देगा। अगर 3 भाई है तो 5 है तो 1/5 शेयर रहेगा वो शेयर। अगर आपका ये इसमें से लैंड क्लियर हो जाता है तो बाकी पैसा भी वसूल होगा, सब होगा। अच्छा, ये इसमें से बाहर निकलने का मार्ग है। तो पार्टीशन सूट डालने बेटर रहेगा सर? यस बेटर रहेगा और शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन उससे पहले कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करो कि झंझट खत्म हो जाएगा। नहीं सर, वो पार्टी तो सामने आने के लिए भी तैयार नहीं है सर एक्चुअली। नहीं, फिर पार्टीशन सूट फाइल करो तो टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा। तो उसके फेवर में कुछ मतलब हम जो रजिस्ट्री करते सर वो एक्चुअली उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ना? हाँ, तो उस पे पूरे कंडीशन लिखे हुए रहते हैं ना, उससे कोई प्रॉब्लम खड़ा तो नहीं होगा? नहीं, प्रॉब्लम नहीं खड़ा होगा क्योंकि आपका टाइटल क्लियर नहीं है, इसलिए तो मिला है।
स्टे मिला, इसका क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पार्टीशन शिफ्ट डालते हैं ना, तो पार्टीशन शिफ्ट के ऑर्डर से आपका टाइटल क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर, हाँ, सिविल कोर्ट में ही करना है सर या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं? सिविल कोर्ट में करना पड़ेगा, हाई कोर्ट में डायरेक्ट नहीं होगा। हाँ, एक मैटर भी सिविल कोर्ट में चल रहा है सर। आज 8 साल हो गया अंकल स्टे लेकर बैठे हुए, कोई उसका हलचल हो रहा नहीं सर। एक्चुअल जहाँ इसके पहले ही करना चाहिए था आपने ये, बेचने के पहले ही पार्टीशन करके अपना अपना हिस्सा क्लीन करके फिर बेचना चाहिए था सर। वो जल्दी में और अनसुलझे माइंड से जो जोश में आकर किया हो, उसमें बहुत बड़ी हुआ। जब भी कोई गलती किया है कभी भी सुधार सकते गलती, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम चालू है, आपका केस चालू है, तो हो जाएगा। हाँ चालू है सर, मैं पार्टीशन शूट के लिए तैयारी करूंगा। ठीक है, और ऐसे ही सेंसिटिव मैटर में एक जगह पे बैठ के आराम से बात करते हैं, रास्ते पे चलते चलते ऐसे बात नहीं करते हैं। नहीं सर, एक्चुअल में क्या है, थोड़ा स्कूल में आया सर, कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, तो चलना पड़ा मेरे को। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट। ओके सर, बाकी लोग अपना माइक बंद कर रखे, माइक बंद कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर। यस सर, मैं सतीश मिस्त्री बोल रहा हूँ, एसके मिस्त्री बोलूं क्या? हाँ बोलिए जी सतीश। एडमिन नाम से रजिस्टर्ड हूँ मैं यहाँ पे। सर मैं नमस्कार सर। मैं करीब 24 साल पहले एक स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बना था। छोटा स्टॉक एक्सचेंज था, एनएससी बीएससी के अलावा इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज। उसमें मैंने एंट्रेंस फी दी थी 5 लाख रुपए, और उसके बाद कुछ उन्होंने बेस मिनिमम के मार्जिन होती है वो लिए, उसमें 2 लाख रुपए दिए हुए हैं, और कुछ सिक्योरिटीज प्लेज हैं। तो ये 3 टाइप के पेमेंट हो गए हैं। वो स्टॉक एक्सचेंज चला नहीं, तो उन्होंने सेबी से परमिशन लेके उसका एग्जिट ऑर्डर ले लिया। लेकिन एग्जिट ऑर्डर की हमें कोई भी इंफॉर्मेशन थी नहीं जिससे कि हम अपनी कोई भी किसी तरह का प्रोटेस्ट हो उसमें करते हैं। लास्ट में उन्होंने कह दिया जी आप अपना पेमेंट ले लीजिए। जब पेमेंट के लिए उन्होंने फॉर्म भेजा तो उसमें ये था कि जो एडमिशन फीस मैंने दी थी, जो जिसमें कंडीशन थी कि अगर हम छोड़ेंगे तो वो नॉन रिफंडेबल है, लेकिन क्यों मैंने वॉलंटरीली अपने आप तो छोड़ी नहीं है, वो तो एग्जिट ऑर्डर के अंडर है। इसलिए मैंने उसको प्रोटेस्ट कर दिया कि एडमिशन फी को मैं चाहूंगा कि एडमिशन फी भी मुझे रिफंड हो। बाकी दोनों टाइप के अमाउंट में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। मैंने उन्होंने जो, लेकिन वो अड़ गए इस बात पे कि आप क्लियर कट नो ड्यूज दे दो। तो नो ड्यूज दे दूं तो उसमें एडमिशन फी का भी मेरा कोई एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा। ये मैटर है जी। एडमिशन फी कितना है? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए क्यों छोड़ने का? हाँ, एग्जिट किया है उन्होंने। हाँ, एग्जिट किया से भी। हाँ, आपने होके छोड़ा होता या आप होके छोड़ते तो बात अलग है। हाँ, लेकिन जब एग्जिट किया तो फिर आपको एडमिशन फी नहीं छोड़ना चाहिए उनको, उन्होंने देना चाहिए। यही है, लेकिन उन्होंने सेबी का एग्जिट ऑर्डर ले लिया, उसके अंडर उन्होंने ऐसा किया है जिसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना हमें कोई मेल भेजी जिससे कि हम उसी समय अपना अंडर प्रोटेस्ट ले आते या अपना क्लेम करते कि ये गलत है। कितने दिन हुए इसका? काफी 10 साल के करीब हो गए हैं। अब तक मैंने कोई एक्शन नहीं लिया है, लेटर वगैरह जरूर किया है, मेल किया है, लेकिन एक काम करो, इसका कोई भी ऐसे ग्रीवेंसेस का लिमिटेशन पीरियड 3 साल का ही रहता है। ओके, तो अभी एक काम करो, उनको हमारा एडमिशन फी जो है, जो भी आपका स्टॉक एक्सचेंज होगा जिनके साथ, जो स्टॉक ब्रोकर होगा जिनके साथ आपका ये डील चल रहा है, उनको एक मेल भेजिए, लेटर भेजिए कि भाई पैसा हमारा एडमिशन फी आपके पास बाकी है, उतना एडमिशन आप हमको कब दे रहे हैं। नहीं, ये मैं 2-3 बार उनको मेल दे चुका हूँ, लेकिन उनकी कोई रिप्लाई नहीं आ रही है। एक मिनट सर, अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा, अच्छा मैं अभी लीगल पॉइंट पे हूँ, क्योंकि क्या है, आपको जब कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट होगा ना, तो कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट होने से फिर 3 साल के बीच में आप कोई भी केस फाइल कर पाएंगे। अच्छा, पहले क्या करो, पहले उनको लिखो कि ऐसा ऐसा एडमिशन फी आपके पास बाकी है, वो एडमिशन फी आप हमारा कब देने वाले हैं, कृपा करके बताइए, और 15 दिन में बताइए। 15 दिन में हमको एडमिशन फी वापस दे दीजिए, ऐसा ही लिखिए या। अच्छा, और इसका ये, और उसको 15 दिन में नहीं आता है तो फिर उसके अगेंस्ट आप सेबी को एक लेटर डाल दीजिए, सेबी को एक रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, या सेबी को केस फाइल कर दीजिए सेबी में। सेबी विल टेक अप्रोप्रिएट अगेंस्ट
आगे की, लेकिन पहले उसको एक लेटर देना और कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट करना, और वो कॉज ऑफ एक्शन के क्रिएट के अनुसार फिर आपका 3 साल में ही केस आएगा तो फिर चलेगा वो। सर मेरी क्वेरी जरा डिफरेंट है। सेबी के ऑर्डर से ही उन्होंने ऐसा किया, उसको रोका है, विथहोल्ड किया है? नहीं, सेबी के ऑर्डर में ऐसा है कि आपका एडमिशन फी नहीं देना है। यस, सेबी ने ये ऑर्डर किया, जबकि मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ कि सेबी ऐसा ऑर्डर कैसे दे सकती है? कि एडमिशन फी अगर मैंने अपने आप छोड़ी होती मेंबरशिप, तब तो वो रोक सकते थे, तब तो नॉन रिफंडेबल है। लेकिन सेबी कोई, मेरे को कोई उसका एंटाइटलमेंट नहीं मिला उसके बदले में, तो कैसे वो रोक सकते हैं? ये है। लेकिन मेरे सेबी के ऑर्डर है तो सेबी अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाना होगा आपको। अच्छा, अब दूसरी चीज है, उसके साथ साथ मेरे दो टाइप के पेमेंट हो रहे हैं। एक तो कैश में मार्जिन मनी दी हुई है, वो ज्यादा नहीं है, 2 लाख की है, और एक मैंने सिक्योरिटीज प्लेस कर रखी है, वो करीब 4 लाख की है। तो मैं कहता हूं कि क्या कोई ऐसी, वो चाहते कि नो ड्यूज दे दीजिए, तब ये मार्जिन मनी और ये पैसा जो कैश मार्जिन दे रखा है वो रिलीज करेंगे। और मैंने उनको ये भी लेटर दे दिया, क्योंकि वो सेबी वाली जो एडमिशन फी है वो कंटेस्टेड है, वो अंडर प्रोटेस्ट है। तो आप मेरे को एटलीस्ट वो तो रिफंड कीजिए, लेकिन उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उसके लिए कुछ ऐसा हो जाए कि जो अंडर प्रोटेस्ट है उसको तो अभी रोके, लेकिन बाकी जो 2 टाइप के आइटम है, पेमेंट है, जिसमें कि दोनों एग्रीएबल है। हाँ, वो तो उसको देना चाहिए उन्होंने। हाँ, दोनों एग्रीएबल है, उसको क्यों रोक रहे हैं? ये बस मेरा ये मेन है कि वो भी आ जाए तो मेरे पास से 6-7 लाख रुपया जो मेरा रुका हुआ वो तो आए। करेक्ट। हाँ, तो फिर उनको वैसा रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, और वो रिप्रेजेंटेशन को नहीं मानते हैं। हाँ, ओके, रिप्रेजेंटेशन को सेबी भी नहीं मानती है और वो स्टॉक एक्सचेंज वाला भी नहीं मानता है। हाँ, नहीं मान रहे अभी वो। हाँ, तो फिर रिट पिटीशन फाइल होगा हाई कोर्ट में इसका। अच्छा, नहीं, डायरेक्ट हाई कोर्ट में ही होगा? डायरेक्ट हाई कोर्ट में होगा, क्योंकि लीगल राइट यहाँ पे इंफ्रिज हो रहा है आपका। कोई ऐसा 227 कोई ऐसा केस ला है कि जिसमें अगर 3-4 तरह की पेमेंट हो, और उसमें 2-3 पेमेंट ऐसे है जिसमें कि दोनों पार्टीज एग्रीएबल है, तो उनको रिलीज ही करना चाहिए, जिससे कि मैं उनको वो दिखला दूं तो ये हो जाए कि हाँ ये क्लियर है, एटलीस्ट वो इसे क्लियर करे। मिल जाएगा, काफी केस लॉज है ऐसे, मिल हाँ, जाएगा। तो वो मेरे को कोई मिल सकता है? वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा आपको। और मेरी काफी किताबें, मोर देन 60 बुक्स आर देयर, तो ऑन सुप्रीम कोर्ट केस लॉज के ऊपर ही है। तो फिर से अमेज़न पे जाइए और अमेज़न पे जयप्रकाश सोमानी बुक्स ऐसा टाइप कीजिए, और उसमें तो सेबी के बुक्स हैं, सेबी लॉ के हैं, बाकी प्रॉपर्टी मैटर्स के हैं, मैट्रिमोनियल मैटर्स के हैं, सर्विस मैटर्स के हैं। तो जो भी बुक आपको एप्लीकेबल जो लगता है कंसर्न आपको है, स्पेसिफिकली सेबी का वगैरह, तो वो परचेस करके उसमें केस लॉज मिलेंगे। और दूसरा एक रहता है कि आप डायरेक्ट गूगल पे डालिए, आपका सर्च, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है सब गूगल पे डालिए ना, तो इंडिया कानून से भी आपको कुछ जजमेंट मिल जाएंगे। अगर वो नहीं मिलते तो फिर मेरा बुक परचेस कर लीजिए, अगर मिल जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आपका काम हो जाएगा। लेकिन केस लॉज लेके करेंगे क्या आप? नहीं, क्या मैं समझा नहीं। केस लॉज लेके करेंगे क्या जब तक आपको? नहीं, उससे उनको कह दूं कि एटलीस्ट वो जो 2 अमाउंट जिसपे दोनों पार्टीज एग्रीएबल है वो तो मेरे को रिफंड कीजिए, ये मेरे को उनको कहना है। दोनों ही चाहिए, देना ही चाहिए, एक्चुअली उन्होंने देना ही चाहिए। वो रोक रखा है ना, मेरे मेल के रिप्लाई कर नहीं रहे हैं। और क्योंकि वो बॉम्बे में, मैं लेकिन आपका जब लेजिटिमेट मनी है आपका मनी, तो अगर वो नहीं देते हैं, रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी नहीं देते हैं, ओके, हाँ, तो खाली क्या बोलेगा हाईकोर्ट, सेबी ट्राइब्यूनल में आप क्यों नहीं गए? क्योंकि अल्टरनेटिव रेमेडी अगर रहती है तो डायरेक्ट रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होता है, तो हाईकोर्ट बोलेगा आप सेबी ट्राइब्यूनल बोलना मैंने सेबी को भी रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है, बट सेबी हैज नॉट गिवन मी एनी रिस्पांस। अच्छा, ये हाईकोर्ट उनका जुरिस्डिक्शन बॉम्बे ही रहेगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज स्टेशन है बॉम्बे में। हाँ, तो मेरे को वहीं हाईकोर्ट करना होगा, या मैं दिल्ली में कर सकता हूँ? मैं हरियाणा में बहादुरगढ़। हाँ ना, आप दिल्ली में कर सकते हैं, हरियाणा में तो पंजाब और हरियाणा को कर सकते हैं। खाली एक एप्लीकेशन बढ़ेगा वहाँ पे, लीव टू फाइल रिट पिटीशन डालना पड़ेगा वहाँ पे, और वहाँ के बोलना कि मैं इस जुरिडिक्शन में रहता हूँ, इसलिए मेरे ये हाईकोर्ट में ही केस आना चाहिए। आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। हाँ, क्या दिल्ली में बिल्कुल नहीं, मैं दिल्ली बॉर्डर पे ही हूँ। हाँ, तो पंजाब एंड, अगर आपका जुरिडिक्शन पंजाब एंड हाईकोर्ट में आता है तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में डाल सकते हैं इसको। नहीं, दिल्ली में डाल सकता हूँ क्या? कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा कोर्ट चंडीगढ़ में पड़ेगा, वो मेरे से फार अवे है, और दिल्ली बिल्कुल नजदीक है।
हाँ, दिल्ली में भी डाल सकते हैं, आप किसी भी हाईकोर्ट में डाल सकते हैं, खाली वो हाईकोर्ट का परमिशन लेके डालना होगा। अच्छा, कि वो बॉम्बे में है उसके लिए मैं डाल रहा हूँ ये। बॉम्बे में है, बॉम्बे में पार्टी है, बॉम्बे में, तो वहां पे परमिशन की जरूरत नहीं, सीधा बॉम्बे में डाल सकते हैं। लेकिन अच्छा। बॉम्बे में नहीं है, लेकिन आपको कन्वीनियंट अगर दिल्ली है तो दिल्ली हाईकोर्ट को लीव टू फाइल रिट पिटीशन एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, वो रिट पिटीशन के साथ, और उसके ऊपर अच्छा। पहले हियरिंग होगा कि भाई आप क्यों दिल्ली में डालना चाहते हैं, बॉम्बे में क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो राइट। उसको कन्वीनियंस से दो, और सेबी के इनके उनके जोनल वाइज ऑफिस है, तो वो दिल्ली से भी फाइट कर सकते हैं, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बता के, और आपको दिल्ली कैसा कन्वीनियंट है ये बता के आप उसको दिल्ली हाईकोर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक सर। विद द लीव ऑफ द कोर्ट। आपसे कोई पर्सनल मीटिंग हो सकती है कभी? सर मैं खाली सुप्रीम कोर्ट के लिए हेल्प कर सकूंगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, जैसे भी आपने कहा कि सैटरडे को 5 to 6 आप देते हैं टाइम, वो खाली फोन पे बात हो सकती है, फोन पे हो मैंने सकती है। फोन पे अलाउड रखा है वो का टाइमिंग। बाकी फिजिकल मीटिंग की जब जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के मैटर के लिए जरूर देंगे, लेकिन इतना पेचीदा केस नहीं है आपका। आपका एक रिप्रेजेंटेशन जाएगा ना, तो रिट पिटीशन फाइल करने के पहले क्लियर हो जाएगा मैटर। अच्छा, इसमें अब एक पॉइंट ये है कि क्योंकि उन्होंने 10-11 साल से इलीगली मेरा ये फंड से रोका हुआ है, तो क्या मैं इसमें इंटरेस्ट क्लेम कर सकता हूँ? 100%। या 100% कर सकता। तो जो रिट पिटीशन करूँ उसमें इंटरेस्ट भी क्लेम करके दिखलाऊं उनको? 18% कम क्लेम कीजिए, लेकिन कोर्ट देते समय आपको वो कुछ भी दे, लेकिन मैं 18 करता हूँ क्लेम। 18% क्लेम कीजिए आप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। बठिंडा से रमेश महेश्वरी। यस रमेश जी, बोलिए। हाँ बोलिए रमेश। सर मेरे एक अडॉप्शन का केस है, उसके साथ बिल का केस है कोई। मेरे फादर इन लॉ के कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो उसने मेरी वाइफ या उसको अपनी मदर अपने सिस्टर इन लॉ से अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद उसकी ओरिजिनल लड़की हो जाती है, 8 साल बाद उसकी ओरिजिनल लड़की हो जाती है। तो पहले वाले का फादर आता है, कहता है भी इसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट कर, क्योंकि अब तेरी ओरिजिनल लड़की हो गई है। वो मना करता है, तो फिर उसने वो अपनी वो लड़की उठा के ले जाता है वहां से। तो उसके बाद में जो अडॉप्टेड फादर होता है वो क्या करता है, एक कोर्ट से वारंट निकाल के लड़की को वापस ले आता है, अडॉप्टिव फादर नेचुरल पेरेंट से। तो उसके बाद में कोर्ट में एक पिटीशन लगाता है कम उसकी परमानेंट इंजेक्शन की भी, इसको दोबारा ना उसको उठा के लेके जाए। फिर इनका कंप्रोमाइज हो जाता है, उसमें भी मैं उसको बराबर का हिस्सा दूंगा, कभी इसको बेदखल नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। ये कंप्रोमाइज होता है, कोर्ट में डिक्री पास हो जाती है। उसके बाद में लाइफ चलती है, 2014 में उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी जो उसके बाद में 2-3 साल बाद उसकी जो लड़की होती है, जो ओरिजिनल लड़की होती है, तो वो एक बिल लगा के जो उसके 500 गज की कोठरी होती है वो अपने नाम ट्रांसफर कर लेती है। 500 गज की कोठी अपने नाम ट्रांसफर कर लेती है, एक बिल लगा के। बिल उसकी फादर इन लॉ की बिल होती है, उसके ऊपर 2 कोर्ट के वकील हैं, अंबाले में कोर्स चल रहा है, 2 वकील हैं, उसके ऊपर बिल विटनेस है। तो हमारे पास वो कंप्रोमाइज की कॉपी है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट 13 उसमें है, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट टू दी कंट्रेरी। वो जो उसकी उसको प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने का वो सेक्शन 13 है हिंदू अडॉप्शन एक्ट का। उसके अगर कहता है अगर एग्रीमेंट हो रखा है कोई, तो वो बाई वे ऑफ विल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसका जो ये चीज है केस है, इसके लिए मैंने पिटीशन लगाई। फिर हमने वहां पिटीशन लगा दी अंबाला में 2017 में। तो वो चलते चलते केस अभी पिछले हफ्ते वो हमारी जो पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी जज ने। तो लेकिन हमारे पास जो सॉलिड ग्राउंड था, कोर्ट की कॉपी है, कोर्ट में उसने कंप्रोमाइज कर रखा है, तो उसके अंदर एग्रीमेंट के अंडर आता है ये भी। उसके अंदर उसने बड़ी क्लियर कट वर्डिंग लिखी है भी, इसको भी उसको बराबर हिंदू सक्सेशन के एक्ट के बराबर हक देगा, और उसको ना अहले इकरार और छोड़ने का इख्तियार मदर मोहन वादी को दिया है। ऐसे एक एग्रीमेंट बना है, उसके ऊपर कोर्ट की डिक्री पास हो रखी है। तो अब मैं पिछले हफ्ते केस हार डिसमिस हो जाता है मेरा, तो मैं अपील लगानी है दोबारा। तो मेरे पास सॉलिड ग्राउंड है, पता नहीं अब जज ने कैसे कर दिया, या तो कोई उसने पैसे ले लिए, कुछ ऐसे वैसे कर गया। वो एक ही जगह शहर के थे, जो मेरा साधु है, और जो जज एक ही शहर के कुरुक्षेत्र के हैं, तो ऐसे कर गया, कैसे कर गया। कहाँ चल रहा है, कहाँ से डिसमिस हुआ है? अम्बाला सिटी से जी, लोकल कोर्ट अम्बाला सिटी। हाँ, तो फिर अब इसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील जाएगा।
हाँ अपील लगानी तो सीनियर डिवीजन में अपील जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए सर मेरे को कि अच्छा सा वकील सजेस्ट कर सकते हो आप अम्बाला में? ये मैं सुप्रीम कोर्ट में लिए हेल्प कर सकता हूँ, अम्बाला को तो नहीं मालूम मुझे। काफी पूरे भारत से काफी लॉयर मेरे कनेक्शन में, क्योंकि मैं बुक्स परचेस करते रहते हैं, वकील जजेस। लेकिन अभी कौन वकील अच्छा कोई है? आपकी जान पहचान में अम्बाला सिटी में, जान कोई जान पहचान में, लेकिन वो काम का अच्छा करेगा नहीं करेगा, ये आप जाके खुद एक कोर्ट में जाके थोड़ा सा सर्च कीजिए। और ये रजिस्ट्री के वगैरह जो लोग रहते हैं ना, रजिस्ट्रार जहाँ पे केस फाइल होते हैं, वो आपको राइट वकील वकील अच्छा है, अच्छा है वहां पे, तो उनके पूछ के। तो ये मेरा पहला वकील है, वो तो पहला वकील जो मेरा वो सीनियर वकील ही है वैसे, लेकिन अब उसने फॉलो नहीं किया, कैसे नहीं किया, जो हो गया। तो क्या मैं उसी में करूंगी और चेंज कर लूंगा ये? नहीं नहीं, दूसरे को करो। अगर वो आवाज नहीं आ रही है आपकी। पहले वकील से अगर डिसमिस हुआ है तो वो वकील मत करो, अभी दूसरा वकील करो। हाँ जी, हाँ दूसरा वकील करें। कोई एक दो नाम सजेस्ट कर दो, मैं इंक्वायर कर लूंगा अपने आप। आप मेरे को अम्बाला के 2-3 नाम सजेस्ट कर दो, मैं इंक्वायर कर लूंगा वहां से। नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं उतना करने के लिए, और भारत नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं है। आई विल नॉट गिव एनी बैड कमिटमेंट। ओके, आपको आपके ढंग से ही वकील ढूंढना है और देना है वहां पे। मैंने मार्ग बता दिया है आपको। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। कभी सुप्रीम कोर्ट का जब अपील तो करनी है, वो तो पता है, क्योंकि मैं किसी वकील का रिकमेंड करूंगा, वो वकील अच्छा नहीं काम करेगा तो वापस मेरे गले में आएगा। इसलिए पार्टी अपने अपने हिसाब से लेती है तो ज्यादा अच्छा रहता है। और देखने का तरीका मैंने बताया कि आप थोड़ा सा रेफरेंसेस ले लो, 1-2-3 रेफरेंस लेके उसके साथ फोन पे बात करो। फोन पे ठीक से बात करता है, प्रॉपर आपको गाइड करता है, 1-2 बार फोन करने के बाद परेशान नहीं होता है, ऐसे वकील को केस देना चाहिए। जो बहुत परेशान हो जाते हैं, फोन ही नहीं उठाते हैं, फोन उठाने के बाद गुस्सा करने लगते हैं, ऐसे वकील को कभी काम नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका ईगो ही ज्यादा रहता है और ईगो आपका केस भी खाएगा और खुद को भी खलास करेगा, वकील को भी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जब सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो आपसे बात कर लेंगे। जरूर नो इशू। और बाकी किसी भी कोर्ट के बारे में आप मुझे शनिवार को 5 से 6 के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके। नेक्स्ट, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो। यस। हेलो सर, मैं एमपी से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए सर। 250 एमपीएलआरसी का एक केस है सर, उसमें ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला दिया, अपीलेट कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला दिया। आप कौन है? सर मैं एडवोकेट हूँ। नहीं, हाँ, यानी कि आप डिफेंडेंट साइड के या प्लेंटिफ साइड के हैं? नहीं, मैं डिफेंडेंट साइड का, सॉरी सर, डिफेंडेंट के पक्ष में फैसला दिया, सॉरी डिफेंडेंट के पक्ष में फैसला दिया फर्स्ट ट्रायल कोर्ट ने। हाँ सर, फर्स्ट ट्रायल कोर्ट ने, देन अपीलेट कोर्ट ने भी वही फैसला दिया, डिफेंडेंट के फेवर में दिया। यस सर। बट सर एडिशनल कमिश्नर कोर्ट ने उस फैसले को रिजेक्ट कर दिया। देन हमने हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट में हमने उसको चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने भी उसको मेंटेन रखा। ओके, उनके देन हमने फिर हाई कोर्ट में रिव्यू फाइल किया। बट दैट टाइम द हाई कोर्ट इज नॉट कंसिडर द रिव्यू। तो सर हम उसमें क्या कर सकते हैं? रिव्यू अगर कंसिडर नहीं किया है जी सर, तो फिर अभी सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर। अभी तो जब से हम उसको पास ओवर ही ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी जज एकदम तो रेडी नहीं हो रहा है। तो सर कोई हेल्प उसमें या कोई ऐसा जजमेंट हो कि सर रिव्यू उसमें होता है ना। एक एक्सपीडियंस हियरिंग का एप्लीकेशन डाल दीजिए चीफ जस्टिस को। जी सर। हाँ, चीफ जस्टिस को बताइए कि कितने दिन से मैटर चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो इसको एक्सपीडियंस हियरिंग कहिए। अगर आपका क्लाइंट एजेड अगर है तो एज का भी रेफरेंस दे सकते हैं उसमें। जी सर। हाँ, ऐसे एप्लीकेशन डाल दीजिए। अगर एक्सपीडियंस हियरिंग का एप्लीकेशन डाल के भी एक्सपीडियंस हियरिंग नहीं होता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं सीधा। एक्चुअली रिव्यू के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। अरे सर, सीधा हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद आ सकते हैं, क्योंकि देखो 2 अपील तो ऑलरेडी हो चुके थे आपके हाईकोर्ट तक। जी सर। और हमारे देश में 2 ही अपील तक अलाउड रहता है। दूसरे अपील के अगर जाना है तो आपको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ लगता है। जी।
तो ये रिव्यू में क्या होता है, कभी कभी फालतू का टाइम पास कर लेते हैं हाई कोर्ट के लोग, 2-2 3-3 साल 4-4 साल, मैंने तो एक केस में तो 6 साल का रिव्यू के लिए पीरियड देखा है, टाइम देखा है। जी सर। और उल्टा भी रिव्यू में क्या होता है, रिव्यू में वापस वो उल्टा हो जाता है, वापस सुप्रीम कोर्ट ही आना पड़ता है। हाँ सर, वो मुझे आई थिंक सो मेरे को प्रॉब्लम लग रही है। हाँ। तो कैन वी आर डिसाइड द रिव्यू एंड देन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट? Yes, that is better. But High Court is not ready to hear that matter as expediently. That time, even though you can come to Supreme Court. बस सर एक बार प्रॉब्लम ये आ रही कि अभी ट्रायल कोर्ट से कब्जा वारंट जारी हो गया है, पोजीशन वारंट जारी हुआ है, उसके स्टे के लिए भी हमने रिव्यू के थे प्रयास किया था, बट वो कंसीडर तो फिर तो आपको एक्सपीडियंट हियरिंग का तो हक बनता ही बनता है। वारंट जाहिर हुआ है ना, इसका कस्टडी का, इसका पोजीशन बराबर है, पोजीशन का वारंट, तो वो बताइए कि वारंट जारी हुआ है तो डिसाइड दिस केस एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके सर, मैं ट्राई करता हूं। नहीं, जब लिटिगेशन पेंडिंग है तो वारंट जारी हुआ है कैसा? सर उनका कहना है कि स्टे नहीं है आपका, कोई भी कोर्ट से तो जारी कर सकते हैं हम। नहीं, फिर आप हाई कोर्ट को इसको एक्सपीडियंट हियरिंग भी करवाइए और हाई कोर्ट को इसको स्टे का एप्लीकेशन भी दीजिए कि नीचे स्टे करके जब तक कोई मैटर एडजुडिकेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। कौन से हाई कोर्ट में काम है आपका? सर एमपी हाई कोर्ट जबलपुर। ओके ठीक है। ओके सर देन कैन वी कांटेक्ट? श्योर कांटेक्ट नंबर सर इसमें मैं आपके पीए से ले लेता हूँ सर। पीए से ले लेना मेरा नंबर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और मुझे ढूंढना बहुत आसान है दोस्तों, खाली जयप्रकाश सोमानी डाल देंगे ना गूगल पे तो बहुत सारी मेरी इंफॉर्मेशन आएगी, तो मेरे नंबर मिलना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली मिल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। हेलो। हाँ जी, मैं सुमन महेश्वरी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मेरा क्या मैट्रिमोनी केस है बेटे का। आज हमारे 10 साल हो गया, 2014 में हमने केस डाला था। अब हमने पहले डिवोर्स डाला था 2014 में, तो उसमें हमारा केस एक्सेप्ट कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट में हमारी 3-4 बैठक भी हुई, मीटिंग मतलब वो डेट पड़ी। फिर उन्होंने मेडिएशन में हम लोगों को बुलाया और लड़की मतलब कि उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो बोला नहीं मैं तो कोर्ट से ही लड़ूंगी, और वो कोर्ट से लड़ी। और हमारा अभी एमपी में केस है, हमारा केस चल रहा था, मतलब बयान वगैरह भी लड़के के 2 बार हो गए। उसके बाद जज ने अभी कैंसिल कर दिया 2024 में, बोला कि 1 साल नहीं 9 महीने कम है, इसलिए इस केस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो 10 साल बाद इस केस को डिसमिस करना गलत है। तो अभी हम क्या करें? हाई कोर्ट में जाना उसके अगेंस्ट। तो हाई कोर्ट में जैसे क्या है कि लड़की मेंटेनेंस ले रही है हमसे, इसमें सॉरी हाई कोर्ट नहीं, ये फैमिली कोर्ट में 125 में। हाँ, अब आप इसके साइड से क्या, हस्बैंड के साइड से? हाँ? आप कौन सी साइड से, हस्बैंड से या वाइफ के साइड से? हम लड़का बॉय के साइड से। हाँ। तो जैसे 125 में भी हमारे पर क्या, हमने लड़की पढ़ी लिखी है, उसने जीवाजी यूनिवर्सिटी से एमएससी किया हुआ है और वो सर्विस कर रही है, लेकिन कोर्ट में उसके डॉक्यूमेंट आप ज्वाइन कर लेंगे ना, वो वहाँ पे दाखिल कर देंगे तो मेंटेनेंस रहेगा, वाइफ का हट जाएगा। नहीं, हमने आरटीआई से प्रूफ भी लाके सब दे दिया कि इस कंपनी में काम कर रही है, फिर भी जज ने हमारी 127 खारिज कर दिए, अभी तीसरी बार भी खारिज कर दी, बोला पहले जज ने खारिज किया, हम भी आपका खारिज कर। नहीं, फिर आपको हाई कोर्ट में जाना होगा उसके अगेंस्ट। हाई कोर्ट में मतलब वापस इस केस को कैसे ले जाएं? हाई कोर्ट में अपील करना होगा आपको, जो ऑर्डर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है ना, फैमिली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल रहता है, फैमिली कोर्ट को, फैमिली कोर्ट इज इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, फैमिली कोर्ट का कोई भी डिसीजन अगर मान्य नहीं है तो इसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का नंबर आता है। और अच्छा, दूसरा क्या है कि हमने जो वो काम कर रही है लड़की, तो हाई कोर्ट में केस लगाया है। मेंटेनेंस का मैटर अलग है,
और डिवोर्स का मैटर आपका अलग है। हाँ, डिवोर्स में भी मतलब हमारा खारिज कर दिया। फिर हमको बोल रहे हाईकोर्ट जाइए, तो वहां के वकील लोग बोल रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट जाएंगे तो ये हो सकता है कि जज इसको खारिज ही कर दे। तो आप हाईकोर्ट में जाइए, फैमिली कोर्ट जाइए। जो भी करना है वो जज करेगा, लेकिन अपील करना तो जरूरी है, या फिर नहीं, कॉम्प्रोमाइज हमने उसने कहा कि आप फैमिली कोर्ट में करिए अपील। हाँ, फैमिली कोर्ट में कैसा अपील होगा? फैमिली कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है ना। मतलब नए ढंग से डालिए इसके डिवोर्स को। रेज जुडिकेटा लगेगा फिर वापस। क्या लगेगा? रेज जुडिकेटा लगेगा। एक मैटर डिसाइड होने के बाद वापस वही मैटर नहीं डाल सकते कोर्ट में। अच्छा, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, रेज जुडिकेटा। अच्छा, दूसरा क्या है कि हमने लड़की जो काम कर रही है, तो हमने हाई कोर्ट में लगाया है कि भाई इसकी इस कंपनी में काम कर रही है तो इसके पेपर मंगाए जाए, और ये लगातार झूठ बोल रही है। लेकिन आज 1 साल हो गया, 2023 की जनवरी में लगाए थे हम, लेकिन अभी तक कुछ भी उसमें नहीं हो रहा। डेट पड़ती है लेकिन बोलते हैं आपका नंबर नहीं आया बोल के उसको। हाँ, हियरिंग के लिए नहीं पहुंचा वगैरह, ऐसा होता है। हाईकोर्ट पे ऊपर लोड ज्यादा रहता है ना, इसलिए कभी कभी बोर्ड पे आता है और हियरिंग के लिए नहीं आता है। तो थोड़ा सा आपके लॉयर थोड़ा सा वहां पे कोशिश करेगा तो लग जाएगा मैटर। सर हम तो लॉयर को बोलते हैं, लेकिन वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हाईकोर्ट में 10-10 साल के भी केसेस पेंडिंग है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। अच्छा, अच्छा, अर्जेंट के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, एक्सपीडियंस हियरिंग का एप्लीकेशन दे सकते हैं चीफ जस्टिस को, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर, जैसे वो एप्लीकेशन देना। वो क्या लगाते हैं, जल्दी सुनावनी करने का। 2-3 बार मेमो भी लगा दिया हाई कोर्ट में। हाँ। लेकिन फिर भी हमारा नहीं हो रहा है। और सर हमने 498 भी हम जीत लिए हैं। फिर तो आपके फेवर में आएगा फिर। हाँ, हमारे फेवर में आया है, लेकिन क्या है कि उस लड़की ने अभी हाई कोर्ट में ले गया 498 को। हाई कोर्ट में ले गया क्या? हाई कोर्ट में अपील कर दिया उसका अगेंस्ट 498। ओके। लेकिन अभी तक उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ शायद, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं क्या? इसमें मानहानि हमको डालना है। कैवेट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट, तो कैवेट में एंट्री करते समय ही वो ये होगा नहीं, लेकिन हाई कोर्ट में ऑलरेडी फाइल किया है ना अभी उसने। वॉच अगर हाई कोर्ट डिसमिस कर दी तो मानहानि का दावा दाखिल कर सकते हैं आप। जी हाँ, अगर डिसमिस करेगी तब हम करेंगे क्या? एक सच बताऊं क्या मैं आपको, निकली नहीं बाहर इसे बाहर। हम व्यापारी लोग हैं, निकले सर, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट की कचहरी से बाहर निकलना चाहिए। जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का अगर थोड़ा सा भी चांस मिलता है तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। वो लड़की नहीं करना चाह रही, हम बहुत कोशिश कर लिए। नहीं करना चाहती तो फिर कोर्ट में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दूसरा। वही बात है, हम हर तरह से कोशिश करी, उसकी इतनी ऊंची डिमांड है जो हम पूर्ति नहीं कर सक रहे। नहीं फिर तो ही लिखा, फिर तो मनी का एक्सटॉर्शन चल रहा है उनका, मनी के एक्सटॉर्शन के लिए काम कर रही हूँ ऐसा। हाँ, सारे जब झूठ केस उसके सारे साबित है कि वो सारे झूठे हैं केस। 191 भी लगेगा ना अगर झूठा एफिडेविट दिया है तो कहाँ डालिए 191? 191 का भी उसका केस बनेगा। हमने 340 भी डाला तो जज ने कहा कि इसको लास्ट में देखेंगे। 340 वो लास्ट में देखते 340, लेकिन देखने के लिए वो याद रहना चाहिए ना जज को। तो आपके वकील ने बताना चाहिए कि भाई वो 340 का डिसीजन लो करके। अगर 340 का डिसीजन भी आपके फेवर में आ जाएगा ना तो भी आपको फायदा होगा एक केस का। फिर आपने भाई वो तो सुनवाई नहीं हो रही है ना। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है ना। 340 बोलते हैं देखेंगे। बाकी केस पहले को सॉल्व करना चाह रहे हैं, 340 बाद में देखेंगे। हम बोल रहे हैं सर वो तो लगातार झूठ बोल रही है, हर चीज तो उसकी झूठ है। कहीं उसमें कोई एक्चुअली जुडिशरी क्यों फेवर करती है लड़की लोगों को? कुछ लड़की लोगों के ऊपर अन्याय होता है, उनको ठीक है उनको फेवर करना, लेकिन कुछ जो मनी एक्सटॉर्शन का केस दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे अच्छा खासा इनकम कर रही है और हम आरटीआई से मंगा के प्रूफ दे रहे हैं। उसके बाद भी जज बोलते हैं कि ये लड़की बोल रही है कि मैं काम नहीं करती हूँ, तो उसके बोलने से थोड़ी होगा सर। गलत है। शी इज गिविंग रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सर हम तो परेशान, हम करें क्या? मेरा 127 3 बार रिजेक्ट कर दिया।
और जबकि पूरा हमने बैंक अकाउंट से लेकर उसके सारे सब कुछ प्रूफ दे दिए। पीएफ से सारा प्रूफ दे दिया हम लोगों ने, कहाँ कहाँ सर्विस कर रही है। और हम उसके बाद अभी एक साल पहले हाई कोर्ट में डाले थे कि लड़की की सैलरी मंगवाया जाए, सैलरी नहीं, वो कंपनी में काम कंपनी का जो काम कर रही है उसके पेपर मंगवाया जाए, लेकिन हाई कोर्ट में नंबर ही नहीं आ रहा है। नहीं, नंबर तो आ ही रहा, कॉलिंग आ रहा है। हियरिंग के लिए नहीं चाहिए, थोड़ी टेक्निकल एरर है, यू हैव टू कीप पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रख के काम कीजिए। लेकिन जो फैक्ट्स और चीजें बताई है, तो इससे तो मुझे लग रहा है कि आपके फेवर में केस आएगा, क्योंकि अगर लड़की अर्निंग करनी है तो मेंटेनेंस का कोई सवाल नहीं होता है। और दूसरी बात है, अगर बच्चे है क्या कोई इसमें? नहीं नहीं नहीं, नहीं। शादी के 1 महीने बाद ही लड़की खुद ही चली गई थी, मतलब उसका कैरेक्टर का भी हम प्रूफ दे दिए। ऐसी बात मत कीजिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, उसका कैरेक्टर का कुछ हमको उल्टा पल्टा बोलने की कोई अधिकार नहीं है। ओके, बात वो नहीं कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि अदर पर्सन से उसका कांटेक्ट था। नहीं, वो जो भी है कोर्ट ऑफ लॉ में आप डिस्कस करें, कोर्ट ऑफ लॉ हमने लगाना है सब, लगाया है, वहां से वो क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन जो चीजें 498 आपके फेवर में आ गया है, ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, हाँ, और बाकी वो अर्निंग कर रही है, इसके प्रूफ आपने दिए है, तो मेरे ख्याल से हाईकोर्ट में टिकेगा नहीं उसका केस ज्यादा। हाईकोर्ट में डाले? हाँ, हाईकोर्ट में केस टिकेगा नहीं उसका। अच्छा, क्या बोल के करें हाईकोर्ट में, किसके लिए? आपने ऑलरेडी हाईकोर्ट में केस चल रहा है ना आपका, उसको खाली एक्सपर्टाइज कीजिए। हाईकोर्ट में केस नहीं चल रहा है, देखिए मैं बताता हूँ, 498 हम लोग निचली अदालत से जीत गए। 498 की बात अलग कर रहे हैं, डिवोर्स की बात अलग कर रहे हैं, तो मैं डिवोर्स की अभी मेरा फैमिली कोर्ट में डिवोर्स नए तरीके से दोबारा डाला गया है। हाँ, और 125 चल रहा है, उस 125 के अगेंस्ट में हमने 127 डाला, तो उसमें हम पेपर लगाए हैं, करीबन 3-4 बार लगा चुके कि लड़की सर्विस कर रही है। करेक्ट, हाँ। लेकिन उसको रिजेक्ट कर देता है जज, बिना वजह पेपर हम लगा रहे हैं। उसके बाद हमारा सेक्शन 9 वो लगाई है, लड़की ने लगाई है, हम सेक्शन 9 में जा रहे हैं और हम अपना 498 शो कर रहे हैं, बाकी पेपर शो में भी क्या करना चाहिए? 1 मिनट, सेक्शन 9 में 498 का शो कर रहे हैं, और सर्विस का शो कर रहे हैं, और अडल्टी का कर रहे हैं पूरा, जिसका हमारे पास पेपर है, हम निकलवा लिए। तो सारा शो करने के बाद मेरे को वकील ये बात बोल रहा है कि अगर जो आपने हाई कोर्ट में लगाया है, रजनीश वर्सेस वो क्या है, नेहा, जी हाँ नेहा, उसका लगाए कि लड़की का जो सैलरी मिल रही है, काम कर रही है, उसका पेपर दिया जाए, देखा जाए। तो हाई कोर्ट से जब ऑर्डर आएगा तब वो देखेगा। हाई कोर्ट से हमारा नंबर में आ जाता है, लेकिन लगता नहीं है। पहले दूसरा जज था, वो बोला कि हम पुराने केस बाद में देखते हैं, नए केस पहले लेते हैं। अभी नहीं, एक्सपर्टाइज करो, थोड़ा सा एक्सपर्टाइज करो, हो जाएगा। हाईकोर्ट में एक्सपर्टाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉलो अप करना पड़ेगा, हो जाएगा। 1 साल हुआ ना। 191 का क्या बताया सर? 191 ये सेक्शन है आईपीसी का, ऑफेंस है। अगर कोई भी गलत एफिडेविट देता है ना, जी हाँ, एफिडेविट देता है, गलत साक्ष्य देता है, तो उसका पनिशमेंट का प्रावधान है। अगर प्रूव होता है तो 10 साल तक जेल का वो सजा भी है। लगाए हैं, हाँ, गलत एफिडेविट दिया है, वो भी लगाए हैं हम लोग निचली अदालत में। लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, थोड़ा सा हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, थोड़ा जुडिशरी की संख्या कम है, केसेस ज्यादा है, तो थोड़ा सा जैसे फैक्ट्री 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में चलती है, ऐसी जुडिशरी भी सरकार ने 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में अगर चलाएंगे तो ये लिटिगेशन थोड़ी फास्ट कवर हो गए। और थोड़ा सा वकील लोगों भी अगर इसको थोड़ा सा मनी अर्निंग का जरिया समझने के बजाय अगर सोशल वर्क का जरिया समझते हैं और फटाफट केस हैं, तो सबका कल्याण होता है। लेकिन क्या करें, काफी वकील रहे हैं कि जो समाज सेवा के एंगल से देखते हैं इसको, लेकिन काफी वकील खाली मनी अर्निंग के एंगल से देखते हैं। जितना केस लंबा चलेगा उतना पैसा मिलता है, सोने के अंडे देने वाली कोंबड़ी मिल जाती है उनको।
ऐसा सही बात बस है। यही हो रहा है सर। हम लोग पैसेंस, आप देखिए 10 साल से, वकील भी हमने चेंज कर लिया। 2014 से लेके आज तक हम पैसेंस कर रहे हैं, लड़की को बराबर पैसा दे रहे हैं। कम से कम पैसा बंद होना चाहिए ना। अब लड़का भी कि टेंशन भाई में है लड़का सर। 120 अकेला लड़का कमाने वाला है, फैमिली को खिला कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और एक्स्ट्रा कोई बहुत ज्यादा पैसा लड़के के पास एक पैसा अपना सेविंग नहीं है। नहीं ठीक है, समझ गया मैं आप बात। हाईकोर्ट की अगर हाईकोर्ट में अगर एक्सपीडियंस हियरिंग नहीं हो रहा है, ओके, तो कोशिश कीजिए, 1-2 बार एप्लीकेशन दीजिए। 1-2 बार एप्लीकेशन देने के बाद भी एक्सपीडियंस हियरिंग नहीं होता है प्रॉपरली आपका, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं डायरेक्ट। क्या कर सुप्रीम कोर्ट में? फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो अभी देख रहे हैं, लास्ट अभी बोल तो रहा है 1 जनवरी में भी। अगर कोई बात होगी तो हम आपसे कर सकते हैं क्या सेकंड? मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट के लिए मैटर रहेगा तो कभी भी कर सकते हैं मेरे पीए से जैसे बात। आप बोल रहे हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट अगर ले जाए, सुप्रीम कोर्ट छोड़ के अगर बात करना है किसी भी दूसरी कोर्ट की, तो खाली शनिवार को 5 से 6 का बीच में का समय मेरा उसके लिए। शनिवार 5 से 6 एनी सैटरडे 5 to 6 PM। ओके ओके। उसमें और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो कभी भी बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मैटर, क्योंकि मैं काम करता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरा समय है पूरा, क्योंकि भारत भर के तो मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए टाइम दे पाता हूँ। अच्छा अच्छा। खाली ये लीगल गाइडेंस कैंप के इसलिए भारत के और जो तहसील कोर्ट में काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते हैं वकीलों के लिए या क्लाइंट के लिए जो फेस करते हैं प्रॉब्लम, उनके साथ मेरा कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये लीगल कैंप लेता हूँ। और सामाजिक बंधन भी है मेरा, जिस कम्युनिटी में मैं पैदा हुआ वो कम्युनिटी को थोड़ा हेल्प करना, और इसलिए मैंने वो 5-6 का टाइम रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस। उस समय मुझे भारत का कोई भी आदमी करता है कॉन्टेक्ट, तो भी मैं उसको गाइड करता हूँ, किसी भी कोर्ट का हो या कोर्ट का भी मैटर ना हो, दिमाग में कुछ चल रहा हो, कोर्ट में जाना नहीं जाना है, आर्मी में किसी का झगड़ा हो रहा है तो कमांडर के साथ, तो वो पूछता है, कभी कोई किसी का रहता है वो पूछता है, किसी का ऑनर किलिंग का मैटर रहता है, किसी का कुछ अलग अलग रहता है, तो 5 से 6 के बीच में फोन कर सकता है किसी, बाकी कोर्ट मैटर के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए कभी भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। एक बात और, एक क्वेश्चन और है मेरा। नमस्कार सर। 1 मिनट, इनका सवाल पूछो होने दीजिए, फिर बात करते हैं। हाँ बोलिए। सेकंड क्वेश्चन मेरा है, मेरी एक प्रॉपर्टी है झारखंड में। खाली अभी, हाँ बहुत देर दिया मैंने आपको। हाँ झारखंड में प्रॉपर्टी है मेरी। हाँ, उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, 1978 में परचेज किया था हम लोगों ने, 3 भाई मिलके। ओके हाँ। और 1980 में वो बना नहीं था, एक बाउंड्री वॉल लगा हुआ था, तो बिहार गवर्नमेंट उस टाइम थी, तो उसने क्या कर दिया सर्वे में कि बिहार गवर्नमेंट लिख दिया। हाँ हाँ जी हाँ। अब क्या है कि हम लोग आपस में डिस्प्यूट हो रहा है कि भाई लोग हमारे को दे नहीं रहा है, 90% उन लोग के पास है, 10% मेरे पास है। तो हम लेना चाह रहे हैं डिवाइडेशन के लिए, तो वो लोग नहीं देना चाह रहे, जहां जाना जाओ। तो जज वकील ये बात बोल रहा है कि आपका उसमें जो कागज में लिखा गया है सर्वे में बिहार गवर्नमेंट, तो जो प्रॉपर्टी में जैसे मैंने ए से खरीदा, अब मैं बी हूं, लेकिन ए किससे खरीदा वो शो नहीं किया। तो इसमें हमको कैसे पेपर निकलवाना पड़ेगा ताकि हम उसको चेन चाहिए उनको ना? जी हाँ। हाँ उनको चेन चाहिए, पिछली चेन चाहिए, कड़ी चाहिए। हाँ तो क्योंकि पिछला कोई भी सिविल लॉयर है ना, उसका सर्च लेके कड़ी निकाल के दे देगा। सिविल लॉयर तो हमने कांटेक्ट किया था, नोटराइज करके वो कड़ी निकाल के नोटराइज करके वो सब सबमिट कर देना कोर्ट में। अच्छा नोटराइज करके। हाँ 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 नोटराइज करके ना। यस 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 यस। नोटराइज करने से हम केस डाल सकते हैं। यस यस 30 इयर्स के बैक का भी आप सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, मेरा 78 टू 78 अप टू 74 6 26 4 50 साल हो गया। हाँ ले सकते हैं। खाली बैक सर्च में थोड़ा सा, हाँ बैक सर्च में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और थोड़ा सा वहाँ के जो क्लर्क लोग हैं उनका नाश्ता पानी वगैरह थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो ढूंढने वाले लोग रहते हैं ना, उनका थोड़ा नाश्ता पानी का इंतजाम कर देंगे। उससे तो हम लोग जो मांग रहा है उसको बोल दे भाई ले लीजिए आप, मेरा पेपर निकाल दीजिए,
तो वहाँ बगल में चाईबासा है कोर्ट, जहाँ पहले बनता था, आज भी वहाँ है, लेकिन वो बोलते हैं वो फाइलें है नहीं, पानी में डूब गई है। मैंने कर दिया, अभी वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है वो थोड़ा सा आपको टैकल करना पड़ेगा, लेकिन निकलता है। आपको कोई भी चेंज चाहिए डॉक्यूमेंट की वो मिल जाती है सरकार के पास। अच्छा, जैसे अगर केस करते हैं कितना टाइम में आ जाता है ये? नेक्स्ट, ये आपस में अगर सर पार्टीशनशिप नमस्कार। करते। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं शोभना सारदा, पहले भी मेरा आपसे बात हुआ है Yes. जी इसी चैनल पर। आज अभी एक मीटिंग भी चल रही है सर। मेरे 2 क्वेश्चन है, एक घरेलू और एक सोशल प्लेटफॉर्म पे ही है। सर मेरा ये कहना था कि मेरे घर में काफी सालों से डोमेस्टिक वायलेंस का मैं झेलती आ रही हूँ। मेरी शादी को लगभग 35 साल हो गए और वजह सिर्फ एक रहती है कि बेटे की गलती हो बट किसी भी बच्चे की शादी कर दो और घर में ले आओ और उसे सब कुछ करते रहो क्योंकि तुम्हारा पति लायक नहीं है। तो ये सारी चीजें चलते चलते डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी हुआ, मेरे हस्बैंड की डेथ भी हो गई है और उसके बाद में हमारा पार्टीशन का मतलब वो भी चल रहा था कि अपन कर लेते हैं। सोसाइटी में भी सर मतलब लिखित में आ चुका है, इवन राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तक हमारा मैटर जा चुका था। तो वहां से भी आ गया था कि भाई सोशली करना चाहिए या जो भी है। तो मैं मेरे 2-3 मेन क्वेश्चन है सर, जो आपका टाइम अभी मीटिंग का जाने का हो गया है। मैं लाइव देख रही थी आप लोगों की मीटिंग जी मुझे आने का लेट भी हुआ उधर जाने के लिए, कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा जी ये जी। प्रोग्राम है। हाँ 2-3 चीज पूछ रही थी सर। एक तो क्या सिविल सूट हम किसी भी जगह पे कर सकते हैं क्या? क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, तो वो वहां पे जैसे यूडीएसडी होती है ना, हाउस एंड अर्बन में, वो अभी अपने आप कहाँ रहती हैं? सिक्किम गैंगटॉक से हूँ सर मैं। तो हाँ सर हमारे वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस पावर इस तरह का चलता है। तो हाँ यूडीएसडी में वो अपने नाम करने की कोशिश की जिसमें हमने पब्लिक रिलीज करके उसको रोका था। तो 4 साल से हमने रोक रखा था बट अभी भी जैसे सामाजिक वे में भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा है बट हो ही नहीं रहा। एक होता है ना कि आज हाँ कर दिया और घर जाके ना कर देते हैं टाइप से चलता जा रहा है। इतने साल हो गए, मेरे हस्बैंड की डेथ को भी इवन 15 साल हो चुके हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी मेरा हाई कोर्ट से 2015 में डिसाइड हो गया जिसमें जॉइंट फैमिली है, तो वो मेंटेनेंस भी दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक फर्जी विल डाली थी 2012 में करीबन, जब एक हस्बैंड के नाम का घर था। सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेल्फिश भी हो गई थी कि चलो कुछ नहीं मिले तो कम से कम वो घर मिले टाइप से। तो जब मैंने नाम चढ़ाने की कोशिश की तो उसमें भी मतलब उन्होंने एक फर्जी विल डाला, तो उसको हमने चैलेंज किया था, वो डिसाइड हो गई है, वो विल मेरे फेवर में मतलब विल खारिज हो गई है। तो वो घर भी मुझे अभी मतलब 4-5 दिन पहले जैसे हमने रजिस्ट्री भी करा ली और दूसरे को मतलब मैंने सेल आउट भी कर दिया। से पोजीशन मिल गया, सेल आउट भी कर दिया, ओके गुड। हाँ हाँ सेल आउट कर दिया क्योंकि वो इतने झगड़े झगड़े सर मैं थक गई हूँ एक्चुअली। मतलब एक होता है ना, इच्छा नहीं होती पुश्तैनी प्रॉपर्टियों को सेल करने की बट फिर भी अब मतलब गैंगटॉक में एक काफी बड़ा मतलब हमारा कमर्शियल स्पेस है जिसकी कीमत आज 20-25 करोड़ होगी। और ऐसे भी अगर हम देखा जाए तो मतलब हमारे बच्चों का जो राइट बनता है सब कुछ, एक वेल सेटल्ड वेल डू फैमिली है जहाँ पे बहुत अच्छी इनकम और सब कुछ अच्छा है। तो बच्चों को इतने सालों से कुछ भी नहीं मिला है, ना उनकी पढ़ाई के लिए कुछ मिला है, ना उनके शादी ब्याह के लायक हो रखे हैं तो कुछ दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर। तो अब मेरा प्रॉब्लम ये आता है कि वहां पे अच्छे लॉयर कोई भी जो भी है, हालांकि जो कर रहा है वो उसने अपना बेस्ट किया, इसीलिए मैं हाई कोर्ट भी जीती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस का केस और बाकी चीजें भी होती जा रही है। बट सर अच्छे लॉयर जो सिविल का बोलते हैं कि वो लोग करने को तैयार नहीं है, बिकॉज हम दोनों फैमिली को जानते हैं, भाभी आपसे भी अच्छा है उनसे भी अच्छा है टाइप की बातें आती है। तो अच्छा लॉयर करने को तैयार नहीं है और उनके लॉयर ऐसे होते हैं जो येन केन प्रकरेन। और सामाजिक धरातल पे भी मैं दूसरी बात करूंगी तो आपको पता है जहाँ पावर और पैसा है वहीं पे सामाजिक धरातल भी थोड़ा आप सा दूसरे जगह पे दूसरे कोर्ट में अगर फाइल करना है तो कर सकते हैं विद द लीव ऑफ दैट कोर्ट। अच्छा। तो हम क्या मतलब सीधा हम कहीं बाहर आ सकते हैं, मतलब कहीं पे भी जयपुर, जैसे मैंने अपना पर्सनल एक फ्लैट ले रखा है यहाँ पे जयपुर में, तो वो फ्लैट अगर आप वहां प्रॉपर्टी रहती कहीं है, पे है? वहां रहती है या वहां रहती है ऐसा अगर बता सकती है तो वहां पे केस फाइल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते जी मेरे कुछ मतलब फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही है सर, कुछ कुछ मतलब किडनी का हार्ट का सारी प्रॉब्लम आ रही है और मेडिकल बिल्कुल अच्छा नहीं है गैंगटॉक में, तो मुझे छोड़ना पड़ रहा है एक तरह से गैंगटॉक मुझे शिफ्ट करना पड़ रहा है जयपुर के लिए, क्योंकि आधे से ज्यादा ट्रीटमेंट चलता जा रहा है यहाँ पे आधे से ज्यादा टाइम। तो क्या हम कर सकते हैं सर यहाँ पे या कहीं और से? हैं। जहाँ पे आप रहती है वहां पे कहाँ पे भी कर सकते हैं।
और हमारा कोर्ट से सर होगा, सेशन से ही सीधा शुरू होगा या कहीं मतलब हम सीधा सुप्रीम या यहाँ तो नहीं आ सकते? हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं आप रिट हाई पिटीशन में कोर्ट जा ही आना पड़ेगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में सीधा आते हैं सर तो? सुप्रीम कोर्ट में सीधा रास्ता नहीं है। नहीं है, हाँ, क्योंकि वो लोग इन्फ्लुएंसिव है, पावरफुल है। पैसे कमाने के चक्कर में कोई भी लॉयर आपका केस ले लेगा, लेकिन पहले के डेट में ही वो बोलेगा हाई कोर्ट में जाओ करके, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा अच्छा मुझे अच्छा मतलब अच्छा। मेरे कोर्ट को क्या लगता है क्या नहीं लगता, जी इसलिए मतलब हाई कोर्ट से जाके ही आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर अपन गैंगटोक और मतलब कहीं का भी मतलब वहां का जुडिशन दिखा के कि वहां का जुडिशन है और वहां पे लॉ भी कुछ अलग चलता है, 371F है सर, तो उस चीज को देखते हुए अगर हम सीधा इधर आना चाहें, क्योंकि आज बाबूजी के नाम है, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वो बाबूजी के नाम है, फिर भी वहां का जो डिपार्टमेंट है वो उनको नाम करने को तैयार हो रखा है, जबकि लैंड रेवेन्यू में नहीं है। लैंड रेवेन्यू में आज भी बाबूजी मतलब मेरे ससुर जी के नाम है हाँ। प्रॉपर्टी। तो मेरे ख्याल से तो ये आपका गैंगटॉक का हाई कोर्ट यहाँ ही आएगा ना, असम में ही गैंगटोक में ही है सर, गैंगटोक में ही है सर। हाँ हाँ, जी, लेकिन हाई कोर्ट गैंगटोक में ही है सर। डालना बट चाहते गैंगटोक में मेरे लिए करना 3 कारणों से मुश्किल हो रहा है। एक वही कि उनका जान पहचान बहुत ज्यादा है, तो लॉयर अच्छा नहीं मिल रहा। आपने ऑलरेडी बताया मुझे वो चीजें। जी हाँ, तो आप जयपुर में रहती है ना अभी? जी, जयपुर अभी में, मैं ट्रीटमेंट जयपुर में ले रही हूँ। जी सर। हाँ जयपुर में रहती है ना आप? जी हाँ, तो भी जयपुर में डाल सकते हैं। अच्छा सर। एंड सेकेंडली सर, जैसे जो विल का मैटर था। रेंट एग्रीमेंट वगैरह कुछ होगा ना, जो फ्लैट में रहती है, जो फ्लैट लिया है अपने रेंट नहीं से? सर, हाँ सर, वो उसके लोन वोन चल रहे हैं, वो मतलब इंस्टॉलमेंट में खरीदा है बच्चे ने। हाँ, तो ओन योर ओन परचेज है ना वो, तो उसका हाँ जी एग्रीमेंट हाँ जी। कॉपी होगा तो वो दाखिल करके आप जुरिडिक्शन ले सकते हैं, जयपुर हाईकोर्ट का जयपुर में कर सकते हैं। अच्छा, वही मेरा मतलब रजिस्ट्री मेरे नाम पे ही है सर, तो मैं ले सकती हूँ, है ना? जी सर। और मेरे 2 बेटे हैं, तो उनका मतलब दादाजी की प्रॉपर्टी पे तो हक तो बनता ही है सर। बनता है, पार्टीशन का सूट भी फाइल कर सकते हैं आप। ये पार्टीशन ही शायद करना पड़ेगा सर, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है क्या? और तो कोई ऑप्शन नहीं है। पार्टीशन सूट फाइल कीजिए, फिर पार्टीशन सूट हाईकोर्ट में नहीं होगा फाइल। अच्छा, तो सर आपके ऊपर जो इनजस्टिस होता है ना, वो एक आपका लीगल राइट करके एक हाईकोर्ट का अलग रिट पिटीशन का रहता है, लेकिन आपको आपके बेटे को सबको अगर पार्टीशन में दादा के प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, कि जो मिलना जी ही है, मिलना ही है, जी उनका हक ही है वो। ओके, तो पार्टीशन जी सूट फाइल करना पड़ेगा, और पार्टीशन सूट उसी कोर्ट के जुरिडिक्शन में फाइल होगा जहाँ पे ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी तो रहती है। हाँ, अच्छा, तो गैंगटोक ही होगा, मतलब यहाँ पे नहीं होगा। करना पड़ेगा पार्टी। अच्छा अच्छा, तो गैंगटोक में तो सर वही लॉयर इश्यू आ रहा है। क्या करो, गैंगटॉक में आप पार्टीशन सूट फाइल करो, और इधर आपके साथ जो इंडिविजुअल लेवल पे इंजस्टिस हुआ है उसका रिट पिटीशन आप हाई कोर्ट में फाइल करो, जयपुर के। जो डिपार्टमेंट ने किया वो सर, हाँ, डिपार्टमेंट के। दोनों तरफ से फिर आप क्या करो, उसको अटैक करो, तो अपने भी कॉम्प्रोमाइज के लिए या करने के लिए सामने आ जाएंगे, तो फिर राइट पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज करके इसको सेटल कर सर लो। कॉम्प्रोमाइज की कंडीशन ये है कि पहले जब श्यामजी भाई सब अध्यक्ष थे तब भी मतलब सरला जी और मतलब जो नहीं, लोग वो आए थे वहां से। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, ऑलरेडी हमारे जी जी पास जी मैंने मान के बताया आपको। जी, मतलब सामाजिक डॉक्यूमेंट क्या सर कोर्ट में कंसिडर होते हैं, मैं ये क्या पूछना चाह रही हूँ। सामाजिक डॉक्यूमेंट को कंसिडर किया जाता है, लेकिन दैट दे आर नॉट ऑथेंटिकल डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि उनका उस रजिस्टर में साइन भी है सर, वहां की सभा ने जो डिसाइड किया था कि ये हिस्सा मिलना चाहिए, उसमें उस पार्टी के और हमारे और समाज के तीनों के साइन है सर, ये तीनों ये पार्टी। ये आपका पार्टीशन सूट में चलेगा, हाँ वही पार्टीशन सूट में सपोर्ट करेगा सर। में चलेगा, हाँ जी सपोर्ट। जी सर। एंड सेकेंडली सर, अगर समाज में मतलब अपने वैसे तो जिलों में लीगल एडवोकेट कुछ भी होता नहीं है, ऐसी कोई पोस्ट मेरी नॉलेज में है नहीं, बट हाँ फिर भी हाँ अगर कोई लीगल एडवाइजर करके कोई पोस्ट क्रिएट होती है और दी जाती है, और वही आदमी आके अगर मेरे खिलाफ कहीं पे विल के केस में जैसे गवाही देता है, तो क्या हाँ हाँ। हम कुछ कर सकते हैं सर? क्योंकि ये भी बहुत ही मतलब गलत तरीके से किया था उन्होंने, जिससे मेरी मतलब एक डिग्निटी और इमेज पे असर डाले, इस तरह की लैंग्वेज यूज की एफिडेविट में। जबकि जब मैं अध्यक्ष बनी थी तो वही चुनाव अधिकारी भी थे सर, उन्होंने सिग्नेचर किया है। तो आज 100 लोग का जहाँ घर है वहां पे मैं एक अध्यक्ष बनती हूँ महिला संगठन की, और उसमें आप चुनाव अधिकारी बनकर साइन कर रहे हैं, दैट मीन्स आपने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया है ना कि मैं सामाजिक एक अच्छी औरत हूँ। और दूसरी तरफ आप वहीं पे विल के मैटर में उनको एक इंडिविजुअल फैमिली को सपोर्ट करने के
के लिए आप मेरी डिग्निटी और उस पे एक वो डालते हैं कि मेरे हस्बैंड से रिलेशन अच्छे नहीं थे, जबकि वो विल तो खारिज हो चुकी है। तो सर वापस अगेन मानहानि का दावा या ऐसा कुछ किया जा सकता है? क्योंकि सर ये बात मेरे बच्चों को बहुत चुभी है सर। मैं पर्सनली कोई भी लिटिगेशन बढ़ाने का सलाह कभी किसी को नहीं देता, क्योंकि मैं लिटिगेशन कम करने के लिए, लिटिगेशन खत्म करने के लिए लॉयर बना हूँ। ओके, तो एडवाइस भाई आप मानहानि का दावा दाखिल करो, लेकिन आपको जो सही लगे वो करो। लेकिन मेरे ख्याल से 15 साल कोई सोसाइटी इसमें से बाहर निकलो, कोर्ट कचहरी से बाहर निकलने की कोशिश करो एज अर्ली एज पॉसिबल, शांततापूर्वक जीवन। जी सर, पर अगर कोई सोसाइटी जो लोकल सोसाइटी में, ये नहीं कहती कि समाज पूरा, वहाँ पे काफी लोग ऐसे भी है जो बहुत सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। के बात सही है, लेकिन कुछ लोग अगर नहीं मानते तो टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है। फिर कुछ बस सर वही, क्योंकि उन्होंने पहले भी किया, उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के केस में 15 साल पहले भी मेरे पे खूब गंदगी उछाली सर। पर भगवान का कहना है कि हाईकोर्ट ज्यादा डिटेल में प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना अच्छी चीज नहीं है, चीजें। ओके जी सर, जी सर। आप पार्टीशन का सूट फाइल कर लीजिए यहाँ पे गैंगटॉक में। ओके, और यहाँ पे जयपुर हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल कर लीजिए। ओके, और पिटीशन ग्राउंड सर, क्या ग्राउंड लेके? वो आपको हाई कोर्ट का लॉयर बता देगा, कर देगा वो। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच है करके। हाँ जी, थैंक यू सर। जय महेश। जय महेश। नेक्स्ट। सर एक और बात, जैसे अपन फीस देते हैं तो फीस की रसीद देने के लिए भी लोकल समाज ने मना कर दिया कि हम आपको रसीद नहीं देंगे फीस की। तो ये भी तो एक गलत है ना, सिर्फ एक फैमिली को सपोर्ट करने की, क्योंकि उन लोगों को एजुकेटिव बॉडी में उन्होंने लिया हुआ है। और मैं भी आज के दिन IPP हूँ महिला संगठन की, और वो तो सिर्फ एजुकेटिव बॉडी में है। बट जो एक मंथली चुल्ला का फीस जाता है, बिकॉज आई एम अ सिंगल मदर, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं है, तो इसके आगे आपके समाज के प्लेटफॉर्म पे ऊपर के बॉडी के ऊपर एक उनको लेटर दे सकते हैं। जैसे अभी सपोज जिला का इशू है, तो आप जो स्टेट लेवल पे जो अपना समाज का है वहां पे एक लेटर दे सकते हैं और इसको रुकवा सकते हैं, ये टाइप के काम को। हाँ, जैसे फीस देने जो संदीप जी काबरा है उनको भी लेटर दे सकते हैं। जी जी जी, मतलब अपन एक चूल्हा की जो फीस दे रहे हैं उसकी रसीद नहीं देना तो बहुत ही गलत तरीका है ना। ये तो चाहे कुछ भी डिसाइड हुई है, वो हम दे रहे हैं सालों से, 10 सालों से। जो भी डिसाइड है लोकल, मतलब अपन प्लेटफॉर्म पे करते ही हैं डिसाइड समाज को चलाने के लिए, तो वो हम दे रहे हैं। बट उसके बावजूद भी वो रसीद तक नहीं दे रहे हैं। उनको डर है कि हम मतलब कहीं कुछ वो यूज ना कर ले टाइप से। नहीं ऐसा नहीं होगा, देना पड़ेगा रिसिप्ट उनको। खाली रिसिप्ट उनको दो, ऐसा एक एप्लीकेशन दो। अगर नहीं देते रिसिप्ट तो फिर अपर बॉडी जो है उनको बताओ कि ये रिसिप्ट हमने उनको पर्सनल में दिया सर, उन्होंने नहीं दिया। फिर हम एक ग्रुप बना हुआ है ना पूरे, जैसे परिवारों का, जो 100 परिवारों का ग्रुप, उसमें भी हमने डाला कि हमें रसीद चाहिए। उन्होंने लिखा कि हमारी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए हम नहीं दे सकते। तो हमने कहा रजिस्टर्ड तो ऑल इंडिया भी नहीं है, फिर भी रसीद भेज रहे हैं। मैं ऑल इंडिया की भी मेंबर हूँ, मेरा बेटा भी युवा संगठन में ऑल इंडिया मेंबर है। मुझे थोड़ी एक्सपेंसेस क्लेम करना है बोलना इनकम टैक्स में रजिस्टर। मैंने वही बोला, उनको उस वकील साहब के ऊपर डर लग रहा था, क्योंकि वो एक समाज का वकील होके गलत किया ना, तो उनको उसी के ऊपर डर लग रहा है सर। जी सर, ओके, थैंक यू सर। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे पूछना भूल गई। हाँ जी, सुमन जी बोलिए। हाँ, वो ये है कि जैसे अभी हमारा कोर्ट में जो 9 सेक्शन का केस चल रहा है, उसमें लड़की ने कॉम्प्रोमाइज, जज ने कहा कि देखो 10 साल हो गया है तो तुम साथ तो रहने वाले हो नहीं, तो आप खत्म करो इस बात को। तो लड़की ने कहा कि जी मेरे गहने दिलवा दीजिए और मेरे को 10 लाख रुपया दे दीजिए। तो लड़के ने कहा कि भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, उल्टा हमारा सामान उसके पास है, हमारे ऑर्नामेंट्स उसके पास है, और 10 लाख हम कहाँ से देंगे। हमने 2 लाख उसका मांग रही है वो खर्चा, तो भी उसे 2 लाख से ऊपर दे दिया उसको, और थोड़ा बहुत और देना है तो हम दे देंगे। तो सर इसको कैसे सलटे हैं, मतलब खत्म करें हम? नहीं, अभी केस जो चल रहा है वो अपील में, वहां पे आप अपील जो करेंगी वहां पे डाल दीजिए ये सब चीजें। और मीडिएशन में जाता है तो मीडिएशन के सामने लेके मीडिएशन में इसको सेटल करने की कोशिश कीजिए। इसमें मीडिएशन में चले जाएंगे सेक्शन 9 में? अगर जरूरत पड़ती है तो कोर्ट बोलेगा मीडिएशन में जाके सेटल करो आपका देना लेने का इशू।
क्योंकि अभी तो बोल रहा है कि बयान लेंगे हम लड़की का। अब जज ने कहा कि आप लड़की का बयान ले लो सेक्शन 9 में। हाँ हाँ 125 में लड़के का बयान देना है, वो नहीं लिया अभी तक। तो जैसे हम अभी चला के बोले क्या कि भाई दोबारा जज को कि भाई इसको आप बोल रहे थे खत्म करने के लिए, तो वाजिब दिला के खत्म करवाइए। यस, आपको आप उसको मेडिटेशन में आप खुद भी लेके जा सकते हैं, बोल सकते हैं जज को कि मेडिटेशन में लेके जाना है मुझे। अच्छा, ये इशू है ना, जज से ज्यादा मेडिएशन में जल्दी क्लियर होते हैं। अच्छा, क्योंकि मेडिएटर को है ना हमारी एविडेंस एक्ट ये वगैरह ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में जो मेडिएशन हुआ था उसमें तो लड़की नहीं मानी थी। लेकिन कोर्ट को क्या होता है, एविडेंस एक्ट ये सब, लिमिटेशन एक्ट ये सब ख्याल में रख के कार्यवाही करनी पड़ती है, तो इसलिए प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। इसलिए तो आर्बिट्रेशन वगैरह निकला है, आर्बिट्रेशन के कारण जल्दी जल्दी कमर्शियल डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं। अच्छा, तो मतलब हम मेडिटेशन के लिए मेडिएशन के लिए बोले एक बार जज को। हाँ बोल दीजिए मेडिएशन के लिए। एक्चुअल में उसका वकील नहीं करने देता सर। जज ने बोलने के बाद वो करने देगा ना, क्यों नहीं करने देगा? उसकी वो जो वो बोलता है ना उसी की बात मानी जाती है। छोटी बातें मन नहीं डिस्कस कर सकते हैं सर मैडम, हम गाइडेंस मार्ग से जाओ, वो मार्ग से जाओ ना। अभी वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, तो फिर आपका एक ही पार्टी बात करना पड़ेगा 2 घंटा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं आपके माध्यम से धन्यवाद भी बोलना चाहूंगी आज सभा को, वहाँ पे मीटिंग के बीच में, कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया। कुछ ना भी अगर हमें और मतलब सामने से सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील मिल रहे हैं और सलाह के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है और मॉरल सपोर्ट बढ़ता है, सबसे बड़ी बात कि समाज हमारे साथ है। संदीप जी काबरा जो हमारे सभापति हैं और जो महामंत्री हैं अजय जी काबरा, इनको धन्यवाद दीजिए जिन्होंने ये पोजीशन के ऊपर मुझे अपॉइंट किया है और ये चक्कर है। जी सर, आपको व सभा को दोनों को धन्यवाद कि हमें मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ा मिलता है कि समाज हमारे साथ खड़ा है, गलत के साथ नहीं है, सही के साथ खड़ा है समाज, लीगली भी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यस यस गोपाल जी कुछ बात करना चाहते हैं? सर मैं गोपाल पलोड़, क्या आवाज पहुंच रही है आपके पास? हाँ जी पहुंच रही गोपाल जी। मेरी एक प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्टेड प्रीमिसेस है, जहां पर हमारा जॉइंट फैमिली का व्यापार चलता था। हाँ हाँ। वो व्यापार मेरे ब्रदर वहां दुकान पर बैठते थे। अभी वो दुकान उन्होंने लॉक लगा दिया और वो शहर में जाकर बस गए। जब मैंने उनसे कहा कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप इसका पोजीशन मेरे को दे दो, मतलब ताले की चाबी उनके पास है, तो कहते भाई जॉइंट फैमिली का सारा पार्टीशन अभी तक नहीं हुआ है, जब पूरा पार्टीशन हो जाएगा तो मैं आपको आपकी दुकान की चाबी दे दूंगा। हमारा पार्टीशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे आपस में काफी मनमुटाव है, आपस में कंसेंसस नहीं बना पा रहे। तो अभी मेरे सामने एक ही पर्याय बचता है कि मैं उनको, जो मेरी सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी है, वो कष्टार्जित जो प्रॉपर्टी है, उसके लिए मैं उनको सिविल सूट पोजीशन के लिए दाखिल कर सकता हूँ ना? कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और सिविल सूट पोजीशन, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का पोजीशन का सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 पार्टीशन अगर नहीं हुआ तो पार्टीशन का भी सूट अलग फाइल कर लो। अच्छा। हाँ पार्टीशन का सूट फाइल करेंगे ना तो कोर्ट के थ्रू पार्टीशन जल्दी हो जाएगा जी। और इसमें एडवर्स पोजीशन का कोई चक्कर रहता है सर? एडवर्स पोजीशन का रहता है, लेकिन एडवर्स पोजीशन लॉ अलग है। अच्छा। हाँ। क्या मेरी केस में वो अप्लाई होगा? क्या मेरे भाई साहब ये क्लेम कर सकते हैं? नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि उसकी नगर निगम की हाउस टैक्स में भरता हूँ। प्रॉपर्टी आपके नाम पे, टैक्स आप भरते हैं जी, और वहाँ का जीएसटी नंबर मेरे नाम से है, मेरा शॉप रजिस्टर्ड है, शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन है। और उसको आप मना करते हैं ना, एक पोजीशन मांग रहे, कितने साल से
कब कब मांग रहे हैं? रिटर्न में क्या क्या है आपके पास पोजीशन मांगने के लिए? अभी तक रिटर्न में हमने उनको जबानी बहुत बार रिक्वेस्ट किया, पर उन्होंने, हमारे आपस में जब बातचीत होती है तो बोले जब अपना पूरे परिवार का पार्टीशन होगा तब जाकर के मैं तेरे को चाबी हैंड ओवर कर दूंगा। एक लीगल नोटिस दे दीजिए ना, लीगल नोटिस दे दीजिए या रिक्वेस्ट लेटर दीजिए रिटर्न में, रजिस्टर पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से भेजिए जी, क्या ऐसा है, मेरा पोजीशन मुझे दे दीजिए करके। क्योंकि अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है ना, डिस्प्यूट क्रिएट होता है ना बीच में, तो फिर एडवर्स पोजीशन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। क्योंकि डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होता है तब वो एप्लीकेबल होता है। 12 साल में कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करेगा, या सरकारी जमीन के ऊपर 30 साल में कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करेगा, तो फिर एडवर्स पोजीशन के आगे सामने वाला क्लेम कर सकता है वो प्रॉपर्टी को। अच्छा अच्छा, मैं ये तो मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं, ये तो मेरी सेल्फ ओन प्रॉपर्टी है। ये आपकी प्रॉपर्टी है ना, इसलिए आपका ही हक है उसके ऊपर। मैं तो सीधा जाके अपना अपना ताला लगा के आ जाना चाहिए वहां पे खुद का। नहीं, उनका ताला तोड़ना पड़ेगा तो मेरा ताला लगेगा। दूसरा ताला लगा सकते हैं वहां पे, दूसरा ताला लगा सकते हैं। ताले के ऊपर ताले लगा सकते हैं, पर वहां पर वो ताले लगाने की जो भी कोई अरेंजमेंट होती है उसमें दूसरा ताला घुस नहीं पाता है। हाँ, नहीं तो फिर पुलिस में जाके पुलिस को साथ में लेके करना पड़ेगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है ना। जी 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 जी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने इलीगल पोजीशन करके रखा है, ऐसा अर्थ है उसका। राइट सर, राइट सर, राइट सर। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके। अभी ये हमारा ये जो आज का जो फोरम था, क्या हाँ। इसका कोई और आगे जब भी होगा तब मैं चाहूंगा कि मैं फिर आपसे रूबरू हो पाऊं। जरूर जरूर जरूर। पूजा, ये सबका डाटा रखना और हर प्रोग्राम का सबको मैसेज भेज देना। किसी को रिपीट अगर कुछ पूछना है, ये करना है, तो उनको प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहे। जी सर, जी सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक ठीक ठीक। आई लीव द फोरम सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और मैं अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा की ओर से आपको सबको धन्यवाद करता हूं, और आपका जीवन शांतता में जाए, प्रोग्रेस में जाए, प्रॉस्पेरिटी आपको हो, बस ये शुभकामनाएं करता हूं। जय हिंद, नमस्कार, जय माहेश्वरी। करेंगे क्या मीटिंग सर? नमस्कार, मैं पूजा राय आपको एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी का थोड़ा सा परिचय करके देती हूँ। जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। 12 जूनियर के साथ वो लॉ फर्म चलाते हैं, जिसमें 5 AOR हैं। सोमानी जी भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मैटर बखूबी हैंडल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर उनकी 61 किताबें प्रकाशित हुई हैं, जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के लगभग सभी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता इन किताबों का उपयोग करते हैं। अगर आपको सोमानी जी की गाइडेंस अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद।